हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग रिवीजन सीरीज जिसका नाम है रैपिड रिवीजन, जिसका तुम्हें इतना भी पार्टिसिपेट नहीं करना था। दोस्तों प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। हम लोग शुरू करेंगे सर क्या आज हमारा रैपिड रिवीजन। कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मैं आप लोगों को हर रैपिड रिवीजन में बताने वाला हूं और आप लोगों को वो सुनना ही पड़ेगा। वो क्या है दोस्तों? सबसे पहला सर, ये रैपिड रिवीजन हमारे प्रीवियस रैपिड रिवीजन 5.0 से कैसे अलग है। दोस्तों रैपिड रिवीजन 5.0 जो था वो पूरा स्क्रिबल रिवीजन था, मतलब हमने सारी बातें उसमें लिख लिख करके करी है। वो पहली बार करो या एक और बार करो, दूसरी बार करो तो समझ में आता है। एग्जाम के पहले सारी चीजें वापस आप स्क्रिबल नहीं कर सकते। तो रैपिड रिवीजन 5.0 ऑल्दो वेरी रेलेवेंट, पर 5.0 जो है वो स्क्रिबल रिवीजन है। ये वाला रैपिड रिवीजन जिसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल में भी और मेरे चैनल में भी पूरी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनेगी अभी। वो पूरी प्लेलिस्ट आपको सिर्फ हम लोग एडिशन 6 की बुक से रीड करेंगे। हम मेरी अल्टीमेट समरी बुक और अल्टीमेट क्वेश्चन बैंक से रीड करेंगे। सर पहला सवाल, सर अगर हमने आपकी क्लासेस नहीं ली है तो भी क्या हम ये रिवीजन कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इसको अपने क्लास के उसमें नहीं डाल देता। YouTube में ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप सारे बच्चे जो भी चाहे पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हो। ठीक है दोस्तों, सर क्या ये रैपिड रिवीजन का कोई शेड्यूल है? जी हां, ये बहुत डिसिप्लिन मैनर में, एक शेड्यूल्ड मैनर में ये होगा। इसका शेड्यूल आपको कहां मिलेगा सर? नीचे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहां पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको शेड्यूल भी मिल जाएंगे, आपको सैंपल बुक्स भी मिल जाएंगे, मतलब जो आज चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं वो सैंपल भी मिल जाएगा 30 आपको। और उसके अलावा उसी टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको रोज डीपीक्यूज दूंगा। डीपीक्यूज बोले तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आप खुद से घर पे लिखेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस शूट अप हो जाए। उसके साथ साथ मैं आपको और क्या भेजूंगा सर? उसी चैनल पे मैं आगे चल करके आपको एमसीक्यूज भी भेजूंगा। तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। आप उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, वहां धीरे धीरे सारी चीजें अपलोड हो जाएगी। सर अब सबसे बड़ा सवाल, सर मेरे पास एडिशन 3 है, एडिशन 4 है, एडिशन 5 है, क्या मेरे को एडिशन 6 लेने की जरूरत है? दोस्तों अगर आपके पास एडिशन 3 और एडिशन 4 है, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू प्लीज एडिशन 6 ले लीजिए। आपका सिग्निफिकेंट अपडेट आया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट्स बट इन टर्म्स ऑफ आईसीआई मॉड्यूल। बहुत सारी चीजें हमने चेंज करी है। पर दोस्तों अगर आपके पास एडिशन 5 है तो ये आपका एक जजमेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज का लेक्चर आप पूरा देखो अपनी किताब से। अगर आपका फ्लो आपको जमा मेरी बुक से तो आप एडिशन 5 रख लेना, नहीं तो प्लीज एडिशन 6 ले लेना, उससे आपका बहुत मजा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करें हम लोग। अब क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं कि आपके कोई और छोटे मोटे सवाल है? क्या आपको शुरू करें कि हमारी? हाँ ठीक है, मोटिवेशन। ठीक है दोस्तों, सुनो मेरी बात ध्यान से। शुरू करने के पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हे भगवान, हर बच्चा जो मेरी आवाज सुन रहा है अभी, ये जो भी बच्चा ये आवाज सुना, मेरा बच्चा मतलब समझ रहे हो, स्टूडेंट, इतने सारे कोई नहीं कर सकता। ठीक है सुनो, मेरा स्टूडेंट, प्लीज सर, मेरा स्टूडेंट, जो भी मेरे स्टूडेंट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज दोस्तों, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, हे भगवान जो भी आवाज सुन रहे हैं उनको प्लीज उनका सीए इंटर का एग्जाम जो भी अटेम्प्ट लिख रहे हैं, प्लीज भगवान पास करा दो। ये मेरी दुआ है। अब दुआ के बदले में गुरु दक्षिणा लगती है, वरना गुरु दक्षिणा सफल नहीं, वरना दुआ सफल नहीं होती। सिंपल सी गुरु दक्षिणा है, वीडियो को मेरे लिए लाइक जरूर कर देना और अपने लिए एक बार अभी कॉमेंट में जरूर लिख लो, सर आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट। क्या लिखोगे आप? आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट। 2-3 बार झूठ झूठ बोलना पड़ेगा कि जबरदस्ती लिख रहा हूं, चौथी बार दिल से आएगा, सर आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट। ठीक है, और हमारे लाइव कितने बच्चे अभी? करीबन 1000 दिख रहे हैं। तो हम इस वीडियो का पूरा ओवरऑल लाइक टारगेट बहुत ज्यादा रख लूं, अग्रेसिव हो जाऊं, 1,500 इस वीडियो को लाइक आ जाने चाहिए तो मेरी भी जिंदगी सफल हो जाएगी। अब हो गया सर सारी बातें खत्म, शुरू करेंगे आज का रिवीजन बहुत बेसिक और बहुत आसान चैप्टर से, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। प्लीज दोस्तों आ जाओ अपनी किताब में। मैं आपको बिल्कुल भी इस रिवीजन में स्क्रिबल नहीं करवाने वाला हूं, मैं आपको पूरी की पूरे सिलेबस का रिवीजन आपको एडिशन 6 के बुक से करवाने वाला हूं। सबसे पहले देखो सर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में सबसे पहले हमने सारे फॉर्म नंबर्स यहां पे समराइज किए हैं और फिर सारे सेक्शन नंबर्स हैं, वो हमको याद हो जाएंगे अगर हम सेक्शंस को पढ़ना शुरू कर दें। सब सारे बच्चों मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे। मेरे को बताओ सर ये चैप्टर कौन से सेक्शन से शुरू होता है? सेक्शन नंबर 3। और कहां जाके खत्म होता है? सेक्शन नंबर 22। सर सेक्शन नंबर 3 किस बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 3 बात करता है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सर उससे भी पहले जरा मुझे बताओ प्रमोटर क्या होता है?
दोस्तों तुम्हारा मन यह करता है कहने का कि प्रमोटर मतलब वो होता है जिसने कंपनी को बनाया है, पर जो कंपनी को बनाता है सिर्फ वो प्रमोटर नहीं होता, आगे चल के जो कंपनी को चलाता है वो भी प्रमोटर कहलाता है। जैसे रिलायंस में आज के डेट में मुकेश अंबानी और उसका पूरा परिवार सबके सब क्या कहलाते हैं? प्रमोटर कहलाते हैं। तो प्रमोटर का इकलौता मतलब ये नहीं होता है जिसने कंपनी को बनाया, जो चला रहा है आज के डेट में वो भी प्रमोटर होता है। तो प्रमोटर कौन होता है सर? सबसे पहला जिसका नाम आपने या तो प्रोस्पेक्टस में लिखा है या एनुअल रिटर्न में लिखा है, जिसका भी नाम या तो प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में लिखा है वो क्या कहलाएगा? प्रमोटर कहलाएगा। दूसरा सर हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसका कंपनी में थोड़ा सा कंट्रोल है। या तीसरा जिसके एडवाइस पे या डायरेक्शन पे या इंस्ट्रक्शन पे द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट, मतलब जिसके कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करता है वो भी क्या कहलाएगा? प्रमोटर। तो तीन लोग प्रमोटर कहलाते हैं सर, जिसका नाम आपने प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में लिखा है, ये जिसका कंपनी पे अफेयर्स पे थोड़ा सा कंट्रोल है, या तीसरा याद रखना जिसके एडवाइस डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन, क्या तीन वर्ड बोला मैंने? इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकस्टम टू एक्ट, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रमोटर कहलाएगा। सर ये सेक्शन 2 क्लॉज 69 तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये इकलौता ऐसा सेक्शन है जो तुम ना भी चाहो तो तुमको याद हो जाएगा। सर आपका प्रमोटर का डेफिनेशन, आगे बढ़ो दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर आ जाओ सेक्शन नंबर 3 में। सर व्हाट इज सेक्शन नंबर 3? बेसिक सेक्शंस अच्छे से आराम से कर लेंगे, सारी बातें पढ़ लेंगे सर। सर सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सर अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर अनलॉफुल पर्पस। A company may be formed for unlawful purpose? नहीं सर, a company may be formed for lawful purpose। और कितने डायरेक्टर्स, कितने शेयर होल्डर्स होंगे? पब्लिक कंपनी में 7 और मोर, प्राइवेट कंपनी में 2 और मोर, और 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ 1 पर्सन आपका क्या बनेगा? सब्सक्राइब करेगा मेमोरेंडम को, और आगे चल के आपका क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर। अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस हैविंग 7 और मोर पर्सन इन पब्लिक कंपनी, 2 और मोर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, एंड 1 और मोर, 1 और मोर नहीं है, 1 पर्सन इन केस ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। पहले आप क्या बनते हो? मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर बनते हो। अब दोस्तों मेरे को बताओ, कंपनी तो 3 तरह की हो सकती है सर, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। आपको पता है लिमिटेड बाय गारंटी में भी 2 तरह का होता है, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी में भी 2 तरह का होता है, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। उसके बाद दोस्तों 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन 3 से ही रिलेटेड है, जरा ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना सर। 1 पर्सन कंपनी, सर 1 पर्सन कंपनी मतलब जिसमें एक मेंबर होता है और एक नॉमिनी होता है। अगर मेंबर की डेथ हो गई या फिर मेंबर इनकैपेसिटेट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बोलो क्या हो गया? इनकैपेसिटेट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसके बदले में कौन आ जाएगा? नॉमिनी आ जाएगा। दोस्तों सर 1 पर्सन कंपनी मतलब जिसका सिर्फ 1 पर्सन मेंबर होता है। इन केस ऑफ ओपीसी द नेम ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड शेल बी यूज्ड, ब्रैकेट में ओपीसी लिखोगे और उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करोगे। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या कहा? नॉमिनी। सर इन केस ऑफ ओपीसी आप अपने एओए में क्या लिखोगे? एक ऐसे पर्सन का नाम जो तुम्हारे डेथ होने पे या इनकैपेसिटेट टू कॉन्ट्रैक्ट होने पे ओपीसी का क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। द नेम ऑफ द अदर पर्सन जिसका रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, बिना कंसेंट के कुछ भी नहीं करना है, वो भी रिटर्न में कंसेंट लेना है, रिटर्न कंसेंट लेना है। और वो क्या बनेगा? इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर और द इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ही शैल बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। और ये जो रिटर्न कंसेंट आपको मिला है ना सर, ये ले जाके आप किसके पास फाइल करोगे? आरओसी के पास। कब पता है? जब सेक्शन 7 में आपके 7 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होते हैं, वो लेके आप आरओसी के पास जाते हो, उसके साथ साथ आप क्या लेके चले जाना? रिटर्न कंसेंट लेके चले जाना। उसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी ऑफ नॉमिनी एंड मेंबर, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर क्या मेंबर और नॉमिनी दोनों को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा? जी हां दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहला सर, ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट, मतलब इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों सबसे पहली बात, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन मेंबर के लिए भी है और नॉमिनी के लिए भी है, क्योंकि नॉमिनी कल को क्या बन जाएगा? मेंबर। और कंडीशन क्या है? ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चलेगा। दूसरा, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। और तीसरा, रेसिडेंट है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी रेसिडेंट मतलब क्या? जो इंडिया में 120 डेज या उससे ज्यादा पिछले साल रहा है। 120 डेज, नॉट लेस देन 120 डेज, मतलब 120 डेज भी चलेगा, 120 डेज से ज्यादा भी चलेगा। सर उतने दिन आपको इंडिया में रहा होना चाहिए, तभी आप मेंबर बन सकते हो या तभी आप नॉमिनी बन सकते हो। सर क्या ये एक नॉन रेसिडेंट इंडियन जो इंडियन सिटीजन है, क्या वो मेंबर बन सकते हैं? एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन,
सर रेसिडेंशियल स्टेटस से फर्क ही नहीं पड़ता, क्या वो नेचुरल पर्सन है, हाँ, क्या वो इंडियन सिटीजन है, हाँ, तो भैया तू क्या बन सकता है, तू मेंबर भी बन सकता है, तू नॉमिनी भी बन सकता है, तेरी जो भी मर्जी हो। उसके बाद दोस्तों सुनना मेरी बात ध्यान से, एक पर्सन, एक इंसान किसी एक ओपीसी में मेंबर बन सकता है और किसी दूसरे ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। दो जगह तू मेंबर भी नहीं बन सकता और दो जगह तू नॉमिनी भी नहीं बन सकता। पर एक बात बताओ सर, मैं एक कंपनी में मेंबर हूं, दूसरे कंपनी में ओपीसी हूं, दूसरे कंपनी का मेंबर सलट गया, मैं एक कंपनी में मेंबर हूं, दूसरे कंपनी में ओपीसी नॉमिनी हूं, दूसरे ओपी जहां नॉमिनी हूं वहां का मेंबर सलट गया, तो अब मैं तो वहां पे क्या बन जाऊंगा, मेंबर। अब तो मैं दो जगह मेंबर हो गया, अब क्या सर, अगर आप दो जगह मेंबर हो गए तो क्या आप लॉ का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो? यस, लॉ आपको 180 डेज का टाइम देगा। कितना? 180 डेज। उसमें सुधर जाना, जो भी नॉन कंप्लायंस हो रहा है उसको आपको सुधारना पड़ेगा। तो क्या कहता है, वेयर द मेंबर इन एन ओपीसी बिकम्स मेंबर इन अदर ओपीसी बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ नॉमिनी। वो वहां पे नॉमिनी था और अब वहां पे क्या बन गया, मेंबर बन गया, तो वहां पे उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 180 दिन के अंदर। बोलो कितने दिन के अंदर? 180 दिन। उसके बाद दोस्तों मेरे को बताओ क्या होगा अगर नॉमिनी की डेथ हो, अगर मेंबर की डेथ हो जाए। अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी क्या बन जाता है, मेंबर। लेकिन अभी एक जगह खाली है, कौन सी जगह खाली है? नॉमिनी की जगह अभी भी खाली है। तो भैया ही शैल अपॉइंट अ न्यू नॉमिनी विद इन 15 डेज। यहां पे सर 15 दिन का टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही जगह खाली हुई 15 दिन के अंदर तू एक नया नॉमिनी लेके आना ऑफ और ओपीसी टू इन्फॉर्म आरओसी इन्फॉर्म INC4 विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग मेंबर। मतलब जिस दिन कांड हुआ वो डेट इंपॉर्टेंट है। कांड क्या हुआ? मेंबर गया, नॉमिनी मेंबर बन गया। अब वहां से 15 दिन के अंदर तू नया बंदा लाएगा और वहीं से 30 दिन के अंदर तू किसको इन्फॉर्म करेगा? आरओसी को इन्फॉर्म करेगा इन द फॉर्म INC4। INC4 में क्या आता है सर, जब भी कोई नया नॉमिनी आता है तो वो आप INC4 में बताते हो। सर विड्रॉल ऑफ कंसेंट का क्या मतलब है? विड्रॉल ऑफ कंसेंट मतलब किसी ने अपना रिटन कंसेंट दिया था, नॉमिनी बोला जा मैं नहीं करता, जा अब मैं नहीं काम करूंगा, तो सर नॉमिनी क्या अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? बिल्कुल विड्रॉ कर सकता है। फिर क्या होगा सर, नॉमिनी की जगह खाली हो जाएगी। अब मेंबर क्या करेगा? नया नॉमिनी ढूंढ के लाएगा, उसका रिटन कंसेंट लेगा और जाके किसको बताएगा? जाके आरओसी को बताएगा। अरे हाँ कि हाँ, नॉमिनी में विड्रॉ द कंसेंट बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द सोल मेंबर और द ओपीसी। दोनों को अलग अलग नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद सर आप 15 दिन के अंदर नया नॉमिनी लाओगे और इंटीमेशन जो है, जो नॉमिनेशन और रिटन कंसेंट है, वो किसको भेज दोगे? आरओसी को इन द फॉर्म INC4 विद इन 30 डेज। अगेन सेम थिंग, 15 दिन में नया नॉमिनी आएगा और 30 दिन में आरओसी को इन्फॉर्म करोगे। जरा ध्यान से बताओ, क्या ये 15 + 30 45 हो रहा है कि 15 + 30 30 है? 30 है। मतलब 30 डेज के अंदर, जिस दिन खाली हुआ जगह, वहां से 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? सर उसके बाद मैंने क्या कहा, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉमिनी। क्या तुम उसको खुद से निकाल सकते हो? जी हां बिल्कुल निकाल सकते हो दोस्तों। सर उसका आपको क्या करना पड़ेगा? उसको निकालने के लिए नया बंदा लाना पड़ेगा। नए बंदे का रिटन कंसेंट लाओ, कंपनी को बताओ और कंपनी जो है आरओसी को बताएगा INC4 में 30 डेज के अंदर। और दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना, चेंज ऑफ सच नेम शेल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑल्टरेशन ऑफ MOA। ऐसा क्यों लिखा है अब तुमको समझ आएगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको पता है MOA होता है, आपको पता है MOA का ऑल्टरेशन कौन से सेक्शन में कवर्ड है? सेक्शन 13। आपको पता है कोई भी ऑल्टरेशन करने के लिए SR पास करना पड़ता है। अगर तुम अब मेरे को बताओ, MOA में 6 नहीं 7 क्लॉज होते हैं। 7वां क्लॉज याद है आपको? ओपीसी क्या लिखता है, मेरा नॉमिनी कौन है। मान लो पहले उसने नॉमिनी लिखा था मिस्टर अक्षय, अब उसने नॉमिनी अक्षय उठा के उसको लिखना है मिस्टर शाहरुख। तो क्या आपने नॉमिनी बदला? हाँ। क्या आपको मेमोरेंडम में चेंजेस करने पड़ेंगे? हाँ। क्या उसको मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन बोल दोगे? सर वैसे आप चेंजेस कर रहे हो पर उसको ऑल्टरेशन मत बोलना, क्योंकि अगर ऑल्टरेशन बोलोगे तो सेक्शन 13 लग जाएगा। तो इसलिए हमने क्या बोला, अगर तुम्हारा नॉमिनी बदल रहा है तो बदलने दो, पर उसको MOA का ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा। आर यू विथ मी? सर यहां पे तीनों चीजों को याद रखने का एक सिंपल फंडा रखो। 15 डेज, 30 डेज, INC4। व्हाट इज 15 डेज? जब भी कोई छोड़ के जा रहा है या तू निकाल रहा है, 15 दिन के अंदर नया बंदा ला और उससे क्या ले ले? क्या ले ले? रिटन कंसेंट। और जब छोड़ के जा रहे हैं उस दिन से 30 दिन के अंदर क्या करेगा? आरओसी के पास ना तो नॉमिनी जाएगा ना ही मेंबर जाएगा। आरओसी के पास एक ही जना जाता है, वो है ओपीसी। आरओसी सिर्फ कंपनी से बात करता है। ओपीसी जाएगा आरओसी के पास इन द फॉर्म INC4 विद इन 30 डेज। तो क्या कंसिस्टेंट है? 15 डेज, 30 डेज, INC4। ओके। और रिटन कंसेंट, हर जगह नए नॉमिनी का रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। सर कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, मेरे को बताओ क्या ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। पर क्या ओपीसी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है? एब्सोल्युटली यस। सर ओपीसी को आपको याद होगा 2 रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है?
सर ओपीसी जो है एक बिजनेस नहीं कैरी कर सकती। कौन सा? सर ओपीसी कैन नॉट कैरी एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। गाइज आर यू विथ मी? गाइज आर यू विथ मी? ऑनलाइन वाले बच्चों में चाहता हूं तुम एकदम दम लगा के जो भी सवाल मैं पूछ रहा हूं जितना चैट पे टाइप कर सकते हो उतना करो। द मोर यू पार्टिसिपेट द मोर यू विल लर्न, आई प्रॉमिस यू दैट। द लेस यू पार्टिसिपेट द मोर इज द चांस ऑफ यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, बट द मोर एक्टिव यू आर द मोर यू विल लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सर मेरे को बताओ ओपीसी क्या नहीं कर सकता? एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। सर मेरे को बताओ क्या माइनर ओपीसी में मेंबर बन सकता है? पर क्या माइनर नॉमिनी बन सकता है? याद है सर, माइनर नॉमिनी बन सकता है ओनली फॉर बेनिफिट। आगे बढ़ो गधो फाउंडेशन से। माइनर जो है वो ना ही मेंबर बन सकता है और ना ही क्या बन सकता है, ना ही मेंबर बन सकता है और ना ही आपका नॉमिनी बन सकता है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब दोस्तों अब ये तुमको चीज समझ आएगा, देखना। हमने कहा है ओपीसी को कुछ रिलैक्सेशन है। देखो सर आपको क्या समझ आ रहा है? सर ओपीसी को सेक्शन 2 क्लॉज 40 में रिलैक्सेशन है, मतलब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। सर उसको सेक्शन 92 में रिलैक्सेशन है। बाकी सब 92 एनुअल रिटर्न में एमजीटी 7 बनाते हैं, इसको एमजीटी 7 है, छोटा वाला बनाना है, एवरेज वाला। सर आप देखो 96 एजीएम का प्रोविजन इसको एप्लीकेबल नहीं है। सर 98 100 से 111 आपको याद है एक सेक्शन था 122 जो बोलता था ओपीसी को ये सारे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर 131 सर फाइनेंशियल एंड बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन कर सकता है? एक डायरेक्टर साइन करेगा, चलेगा। उसके बाद दोस्तों 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल करना होता है। बाकी लोगों को साल खत्म होने के 30 दिन एजीएम के 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है, इसको साल खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर फाइल करना होता है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? उसके बाद दोस्तों 143.3 सर आपको याद है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है, पर यहां पे ओपीसी के केस में नहीं रिपोर्ट करना पड़ेगा। और 173 जाने तो आपको नहीं समझेगा, पर दोस्तों देखो ये आपको अब समझ आ रहा है जब आपने पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ लिया कि ओपीसी को कहां कहां पे छूट मिली। अगर उस समय मैं तुमको पढ़ाता ना तुमको ये सब चलता रहता। सर अब आपको समझ में आया? और सर हमको ना सेक्शन याद नहीं है सर, इसीलिए तो रिवीजन कर रहे हैं मालिक। अगर याद होते तो पढ़ते थोड़ी बैठ के। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि याद नहीं है ना। तो यहां का अंडरलाइंग असम्पशन यही है कि याद नहीं है। पर सर सुनने के बाद जब मैं बोलूं 92 एनुअल रिटर्न तो दिमाग में सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? कौन सा वाला? तुम दोनों ही बोल दिया है। सुना सुना लग रहा है ना? हाँ बस उतना ही चाहिए ना। अब आ जाओ सर अगले सेक्शन में, सेक्शन 3A। क्या है सेक्शन 3A? सर members to be severally liable, certain members to be severally liable। बहुत सिंपल फंड है दोस्त। अगर तेरे नंबर ऑफ मेंबर्स कभी भी लिमिट से कम हो जाते हैं तो तेरे पास 6 महीने का समय है। 6 महीने के अंदर तेरे को वापस नंबर ऑफ मेंबर्स को रिस्टोर करना पड़ेगा। पर अगर तू 6 महीने के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम ना कॉर्पोरेट व्हील उठा देंगे। हम कॉर्पोरेट व्हील उठा देंगे मतलब 6 महीने के बाद तूने जो भी लोन्स लिए उसके लिए जितने भी मेंबर्स है ना वो सेवरली लायबल हो जाएंगे। सेवरली लायबल हो जाएंगे और उनपे सेवरली केस कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला? 6 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 6 महीने तक तूने जो लोन लिया उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? जो बिजनेस तू 6 महीने के बाद करेगा उसमें जितने भी मेंबर्स है ना वो लोग सेवरली लायबल हो जाएंगे और उनपे सेवरली सू भी किया जा सकता है। मतलब कंपनी का जो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है वो हमने हटा दिया। हमने बोला कंपनी तो कोई है ही नहीं, है तो कौन है? ये 2-3 मेंबर्स जो पड़े हुए हैं ये लोग हैं। तो दोस्तों क्या कहता है? If any times the number of below is reduced below the prescribed limit, that is 7 in case of a public company or 2 in case of a private company, and the company carries on business for more than 6 months while the number of member is so reduced, then in that case every person who is a member during such time after those 6 months and is cognizant of the fact, cognizant मतलब उसको पता था कि हम कॉन्ट्रावेंशन कर रखे तो वो सेवरली लायबल हो जाएगा फॉर द होल डेट्स इनकर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। दैट टाइम मतलब दोस्तों सुन लो 6 महीने के बाद, 6 महीने में जो लिया और उसके पहले जो लिया उसके लिए तो कंपनी लायबल है, मैं सेवरली लायबल नहीं होऊंगा। पर उसके बाद जो लिया उसके लिए मैं सेवरली लायबल हो जाऊंगा और मेरे पे सेवरली लैप्स सू भी कर सकते हैं। या मैंने नीचे लिख भी दिया है कि आप कौन से डेट के लिए लायबल हो? जो आपने 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके पहले नहीं। दोस्तों आ जाओ सेक्शन नंबर 4 में। क्या बात करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वेरी बेसिक पॉइंट सर। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। उसके अलावा सर ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है। सर ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। और सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक सेक्शन है सेक्शन 399 जो क्या कहता है? एनी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट इन एमओए।
मतलब उसने एमओए सिर्फ पढ़ा है ऐसा नहीं, समझा है ऐसा मान लिया जाएगा. इट इज प्रिज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ देयरइन. और सर सुनो, कंपनी सिर्फ उतनी ही चीजें कर सकती है जितनी एमओए में लिखी है. अगर तू एमओए के बाहर जाके कर रहा है कोई भी काम, उसको बोलेंगे इंट्रा वायरस एक्ट. इंट्रा वायरस एक्ट तुम मेरे को सिखाओगे? हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए. सर क्या है? अल्ट्रा वायरस एक्ट. उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो. सर पॉइंट नंबर 1, एमओए में क्या क्या कंटेंट आएगा? 6 कंटेंट आएगा. जोर से बोलो. पहला, नेम ऑफ द कंपनी, स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. सर पूरा एड्रेस नहीं आएगा, सिटी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? स्टेट आएगा. तीसरा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. चौथा, लाइबिलिटी की. भैया हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? सर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है कि लिमिटेड बाय गारंटी है? तो उसमें आप लिखो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आप लिखना मेरी लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स. और लिमिटेड बाय गारंटी है तो आप लिखो माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट प्रॉमिस गारंटीड टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड. जितना मैंने गारंटी दिया उतनी मेरी लाइबिलिटी है. कहां लिखोगे आप? लाइबिलिटी क्लॉज में. फिर आप लिखोगे ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज. उसमें 2 चीजें आएगी, नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू पर शेयर्स. वो दोनों चीजें आएंगी. और लास्ट में क्या आएगा सर? आपका सब्सक्राइबर क्लॉज की आपकी कंपनी के कौन कौन सब्सक्राइबर है. सर मेरी बात ध्यान से सुनो. उसके बाद मैंने क्या कहा? एक छोटा क्लॉज आता है, वो क्या है? नॉमिनी क्लॉज, जो मेंबर के डेथ पे या मेंबर के इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या बन जाएगा? खुद मेंबर बन जाएगा. उसका नाम आप कहां लिखोगे? नॉमिनी क्लॉज में. अब सर मान लो पहले नॉमिनी मैंने बनाया था हैप्पी को. किसको बनाया था? बोलो. हैप्पी को. अब मैंने हैप्पी को हटा दिया और मैंने नॉमिनी बना लिया अजय को. किसको? अजय को. तो हैप्पी को हटा के मैंने नॉमिनी बनाया अजय को. क्या मैंने नॉमिनी चेंज किया? हाँ. क्या मेरे को एमओए में चेंज करना पड़ेगा? हाँ. क्या इसको ऑल्ट्रेशन माना जाएगा? नहीं, इसी को तो ऑल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा. वही तो मैं कह रहा था. क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर. उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना. सफिक्स का क्या होगा? नहीं सर मेरा सूफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. अबे सफिक्स सर, नॉर्मल पब्लिक कंपनी क्या वर्ड लगाती है? लिमिटेड. प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. सेक्शन 8 कंपनी. सर ये लोगों को कोई सफिक्स की जरूरत नहीं है, पर हालांकि ये लोग ट्रस्ट, फाउंडेशन ऐसा सफिक्स. गवर्नमेंट कंपनी कोई जरूरत नहीं है. ओपीसी, ब्रैकेट में ओपीसी, आगे प्राइवेट लिमिटेड. क्या तुमको एक बात समझ आ रहा है? बाय डिफॉल्ट ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी. बाय डिफॉल्ट ओपीसी मतलब एक्सेप्ट फॉर द नंबर ऑफ मेंबर्स ओपीसी विल बिहेव लाइक अ प्राइवेट कंपनी. मतलब हर प्रोविजन जो प्राइवेट कंपनी को लगता है वो ओपीसी को एप्लीकेबल हो जाएगा. उसके बाद दोस्तों नेम क्लॉज. प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना. सर नेम क्लॉज में हमने डाले हैं थोड़े से प्रोहिबिशन और थोड़े से रेस्ट्रिक्शन. बोलो क्या डाला है? थोड़े से प्रोहिबिशन और थोड़े से रेस्ट्रिक्शन. देखो दोस्तों प्रोहिबिशन क्या कहता है? IOU. व्हाट इज IOU? सर आई, आपका नाम किसी और नेम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए. ओ ऑफेंस, इट शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस अंडर एनी एक्ट. यू, अनडिजायरेबल, इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ CG. सर आई, आइडेंटिकल. मैंने कंपनी बनाई रिलायंस लिमिटेड. क्या मैं बना सकता हूं? नहीं सर, इट इज आइडेंटिकल. सर ओ ऑफेंसिव. मैंने एक कंपनी बनाई मर्डर करो लिमिटेड. क्या मैं बना सकता हूं? क्यों? तू इमरान हाशमी है जो तू ये कंपनी बनाएगा? तो नहीं बना सकता. सर मर्डर करो लिमिटेड इज नॉट एन लीगल नेम, इट इज एन ऑफेंसिव नेम, इट इज एन ऑफेंस अंडर एनी एक्ट. आप वो कंपनी नहीं बना सकते. यू, सर मैंने बनाई राहुल गांधी की जय. मैंने बनाई राहुल गांधी की जय. जय चावला वाला जय नहीं रे, राहुल गांधी की जय लिमिटेड. अब मेरे को बताओ सर ये जो राहुल गांधी की जय लिमिटेड बनाया, क्या ये कंपनी CG को अच्छा लगेगा? बीजेपी को अच्छा लगेगा? नहीं सर, बीजेपी बोलेगा दिस इज अनडिजायरेबल. अगर आप यहां पे बोलते हैं मोदी जी की जय, तो वो बोलते इट इज वेरी मच डिजायरेबल. तो हमने तीसरा पावर किसके पास दे दिया? CG के पास. जो उसको अनडिजायरेबल लगेगा वो नाम तू नहीं रख सकता. IOU का फुल फॉर्म बताओ. IOU, अनडिजायरेबल. तो दोस्तों आपका जो नाम है, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू और रिजेंबल टू द नेम ऑफ एन एक्जिस्टिंग कंपनी. इट शुड नॉट बी सच दैट इट्स यूज इज ऑफेंस अंडर एनी लॉ और अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ CG. अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ CG. क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर. सर तुम क्या बोल रहे हो? यूट्यूब पे बोल रहे हो मैं डरता हूं क्या? तुमको क्या लगता है मैं डरता हूं? फटती है सर, डरता नहीं हूं, पर कुछ हो जाएगा तो तुम लोग बचा लेना ना. हाँ, कल को अगर क्लास नहीं आऊंगा तो तुम समझ जाना, या तो मर्डर करो लिमिटेड को मेरी सुपारी मिल गई है कि इल्लीगल है, लेकिन तेरे को तो बता के छोड़ेंगे हम, या फिर भैया राहुल गांधी की जय के चक्कर में मेरी बैंड बज गई. कुछ भी हो सकता है, पर रैपिड रिवीजन तो खत्म करूंगा. चाहे कहीं भी कुछ ना हो जाए, रैपिड रिवीजन तो खत्म करूंगा. हाँ सर, हमको उसी से मतलब है. उसके बाद फिर आप जेल जाओ मत जाओ, कुछ भी हो, हम नहीं बचा पाएंगे. नहीं सर, एग्जाम तक आपका साथ चाहिए. उसके बाद अरे मतलब ही लोग, मेरी बात सुनो सर, आपके नाम में ना आप ऐसा नहीं बोल सकते आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए. आइडेंटिकल मतलब क्या सर? आइडेंटिकल का बहुत वास्ट डेफिनेशन होता है. तू उसमें सिंगुलर प्लूरल का गेम नहीं खेल सकता. तू उसमें देखो क्या बोला मैंने, सर सिंगुलर प्लूरल होगा तो आइडेंटिकल माना जाएगा. सर स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड पंक्चुएशंस, तूने बीच में लेटर्स का गैप चेंज कर दिया, नहीं चलेगा. सर आप डिफरेंट टेंसेस ले रहे हो, आप
सर आप डिफरेंट टेंसेस ले रहे हो, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में खेल रहे हो, नहीं चलेगा सर। एग्जाम्पल छोड़ो, बेसिक बातें हैं ये। उसके बाद दोस्तों स्लाइट वेरिएशन ऑफ स्पेलिंग, जैसे कि डिस्क लिमिटेड और डिस्क लिमिटेड, नहीं चलेगा दोस्तों। उसके बाद सर डिफरेंट फोनेटिक स्पेलिंग, जैसे कि आप देखो जेके लिमिटेड और जेके लिमिटेड, नहीं चलेगा सर। कंप्लीट ट्रांसलेशन इन हिंदी और इंग्लिश, एक तरफ क्या है नेशनल सर्विस लिमिटेड, दूसरी तरफ आपने बना दिया राष्ट्रीय सेवा लिमिटेड। अरे चूना मारने का काम है क्या तेरा? इस तरह का कंपनी नहीं बना सकता। यूज ऑफ डब्ल्यू और नेट, सर मान लो एक कंपनी थी रिलायंस, मैंने एक कंपनी बनाई www.reliance, अबे नहीं बना सकता सर। ऑर्डर ऑफ वर्ड इज सिमिलर, जैसे एक कंपनी है रवि बिल्डर्स एंड टीचर्स लिमिटेड, हमारे जो रवि टाउरी सर है वो टीचर भी है और बहुत बड़े बिल्डर भी है, तो तुम समझो उनकी कंपनी, या मैंने एक कंपनी बना दी रवि टीचर एंड बिल्डर लिमिटेड, नहीं चलेगा। उसके बाद दोस्तों एडिशन ऑफ नेम ऑफ प्लेस, सर तुमने बनाई रिलायंस, मैंने बना दिया रिलायंस रायगढ़, मेरे होम टाउन का, ऐसा भी नहीं चलेगा। और लास्ट में एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूमेरिकल्स, सर एक जगह पेटीएम बनाए, मैंने बना दिया पेटीएम 7, भैया ऐसी कंपनीज नहीं चलेगी। ये सारे क्या कैटेगरी में आ जाएंगे? इट इज आइडेंटिकल और टू क्लोजली रिजेंबल, क्या बोल दिए सर? आइडेंटिकल और टू क्लोजली रिजेंबल टू द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सर वो तीनों जो IOU पढ़ा ना आपने, वो प्रोहिबिशन था। क्या था वो? प्रोहिबिशन। अब आते हैं रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या है दोस्तों? रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप अपने कंपनी के नाम पे कुछ वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, जिससे कोई भी वर्ड जिससे ये इंप्रेशन पड़ता है कि तुम्हारे ऊपर CGSG या लोकल अथॉरिटी का पैट्रोनेज है। सिर्फ कीवर्ड्स बोलो। तुमको जिंदगी में मैंने बोला था कि ये बुक आपके डे 1 पे बेयर एक्ट का काम करेगा, लास्ट डे पे रिविजन का काम करेगा। सिर्फ कीवर्ड से मेरे को बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, क्या काम है? सर एनी वर्ड विच शोज एन इंप्रेशन दैट यू हैव पैट्रोनेज ऑफ CGSG और लोकल अथॉरिटी, कि तेरे ऊपर CGSG का हाथ है। अगर तू ऐसा शब्द यूज करना चाहते हैं ना, कर ले, पर एक अप्रूवल लगेगा, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखो CG का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। और दूसरा सर, अगर तू प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज करना चाहते तो कर ले, लेकिन देखो CG का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर प्रिस्क्राइब्ड वर्ड बोले तो ये देखो स्क्रीन पे, बोर्ड, यूनियन, नेशन, सेंट्रल, फेडरल, ब्यूरो, नेशनल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, गवर्नर, राष्ट्रपति, PM, CM, अथॉरिटी, म्युनिसिपल, पंचायत, कमीशन, अंडरटेकिंग, ये सारे वर्ड्स आप देख रहे हो, ये सारे वर्ड्स हमने प्रिस्क्राइब कर दिया। अगर आप इनमें से कोई भी नाम यूज करना चाहते हो तो राजा क्या लगेगा आपको? सर आपको CG का मतलब पहले अप्रूवल लेना, फिर उसके बाद तू वो नाम यूज कर सकता है। अब दोस्तों उसके बाद एक बात याद रखना, सर अगर आप वर्ड यूज करना चाहते हो, वर्ड्स ऑफ स्कीम विद गवर्नमेंट, स्टेट, इंडिया और भारत, ऐसे वर्ड्स भी अगर आप बनाना चाहते हो, जैसे भारत पे, भारत, आपने पता है भारत पे करके एक कंपनी है, अगर आप इस तरह का नाम भी यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन इंडिया, भारत ऐसे वर्ड यूज करने के लिए CG का परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमको डर है कि तुम्हारा नाम कोई और चुरा लेगा, तुमने कोई आइडिया सोचा और कोई और चुरा लेगा, तो आप क्या करोगे? सर आप उस नाम को रिजर्व करवा सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। सर रिजर्व करवाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्पाइस प्लस भर लो या फिर आप रन भर लो। रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम। सर स्पाइस प्लस मतलब सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सर देखो आप अगर आप नई कंपनी बनाने जा रहे हो तो आप स्पाइस प्लस भर लो, पर अगर बनी बनाई कंपनी है, आप नाम चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या भरोगे? रन फॉर्म भरोगे। अब दोस्तों न्यू कंपनी क्या भरेगा? स्पाइस। एग्जिस्टिंग कंपनी जैसे कि रिलायंस नाम चेंज कर रहे हैं तो क्या भरेगा? रन। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सर आप किसको भरोगे ये फॉर्म? ROC को भरोगे। अब आप फॉर्म जब भरोगे तो आप देखना ध्यान से मेरी बात, सर अ पर्सन में मेक एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। किसको एप्लीकेशन दोगे? ROC को। द नेम ऑफ अ प्रपोज्ड कंपनी और द नेम टू विच द कंपनी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम। सर पहला वाला नेम ऑफ अ प्रपोज्ड कंपनी मतलब नया कंपनी, और द प्रपोजल जहां आप नाम चेंज करना चाहते हो मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी जो नाम चेंज करना चाहती है। अब देखो सर रीसबमिशन में भी अलाउड विद इन 15 डेज। मतलब सर आप मान लो आपने एप्लीकेशन दिया, उसमें कुछ डिफेक्ट निकला। क्या निकला? डिफेक्ट। तो आप 15 दिन के अंदर रीसबमिट कर सकते हो। उसके आगे देखो सर, अब नाम रिजर्व कितने दिन के लिए होगा? दोस्तों अगर आपका जो न्यू कंपनी है तो आपको सिर्फ 20 दिन मिलेंगे, पर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आपको 60 दिन मिलेंगे। अब आपको बहुत जोर से समझ आएगा क्यों? सर अगर एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, सर नाम चेंज कर रहे हो मतलब मेमोरेंडम में भी नाम चेंज होगा क्या? हाँ। क्या आपको सेक्शन 13 लग जाएगा? हाँ। क्या आपको SR पास करना पड़ेगा? हाँ। सर SR पास करने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी? हाँ। मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस भेजना पड़ेगा? हाँ। सेक्शन 101 क्या कहता है? नोटिस कितने दिन पहले भेजोगे? 21 क्लियर डेज पहले। अब 21 दिन तो नोटिस भेजने में लगेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम तो दे। न्यू कंपनी को ये सब चोचले करने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग कंपनी को लगेगा सर, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? 60 डेज का टाइम लगेगा। अब सर मेरे को बताओ एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? दोस्तों ये 60 डेज में तो कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अगर मिलना है तो कहां मिलेगा? ये 20 दिन में। सर एक्सटेंशन कितना मिलेगा? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर एक्सटेंशन पहला 20 दिन का मिल सकता है आपको 1000 रुपए में, फिर और 20 दिन का 2000 रुपए में। सर कॉम्बो डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं, कॉम्बो भी आपका 3000 रुपए में। तो टोटल कितना हो गया सर? 60 डेज।
पहले 20 दिन जो था वो नॉर्मल था, उसके बाद फर्स्ट 20 दिन का एक्सटेंशन 1000, उसके बाद सेकंड 20 दिन का एक्सटेंशन 2000, टोटल कर दिया एक साथ तो 3000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, कोई खास बात नहीं है। अब सर आगे बढ़ के पता चला आपने नाम रिजर्व करने के लिए झूठू बोला। अगर बाद में पता चला कि आपने नाम रिजर्व करने के लिए झूठ बोला, जैसे आपने बोला आप इस ट्रेडमार्क के ओनर हो जबकि आप ओनर थे ही नहीं, तो अब बाद में पता चला आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है। याद रखना मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं, या तो आपने फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है या मटेरियल इंफॉर्मेशन सप्रेस किया है। क्या किया आपने? या तो झूठ बोला या सच छुपाया, या तो झूठ बोला या सच छुपाया, या तो फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया या फिर मटेरियल इंफॉर्मेशन सप्रेस किया है। तो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों डिपेंड करता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। सर दोस्तों अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है तो आपका जो नाम रिजर्व कर रखे थे वो कैंसिल करेंगे और आप पे पेनल्टी लगाएंगे कितने का? 1 लाख रुपए तक का नाम का रिजर्वेशन कैंसिल कर देंगे। पर दोस्तों अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो इतनी सी बात के लिए कंपनी हमेशा बंद नहीं होती। सर क्या कर सकते हैं? सबसे पहला 3 चीजें कर सकते हैं। रजिस्ट्रार करेगा, जो करना है कौन करेगा? आरओसी सबसे पहला आपको ऑर्डर कर सकता है कि तू अपना नाम चेंज कर, और फिर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स बाय पासिंग OR। सर जनरली नाम चेंज करने के लिए क्या लगता है? SR, पर यहां पे आरओसी ने बोला ना तो तू OR पास करके नाम चेंज कर दिया। दूसरा सर आरओसी जो है वो आपका नाम अपने रजिस्टर में से स्ट्राइक ऑफ कर देगा, काट ही देगा तुम्हारा नाम। और तीसरा क्या करेगा सर? वो अगर चाहे तो वो ट्राइब्यूनल को पिटीशन देगा कि जरा इसका वाइंडिंग अप कर दो ना, जरा इसका वाइंडिंग अप। सर मैं आपको बोला था आरओसी तुमको बना सकता है पर तुमको खत्म नहीं कर सकता। अगर वाइंडिंग अप करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स की तुमको जरूरत नहीं है, बस इतना काफी था आप लोगों का। ये इसमें किसके बारे में बात करा सर? हमने इतने सारे डिटेल में किसके बारे में बात किया? नेम क्लॉज के बारे में। क्या तुमको नेम क्लॉज समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? सर उसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं किया, वो हम आगे करेंगे। ऑब्जेक्ट और बाकी सारे क्लॉज के बारे में आगे बात करेंगे, पर यहां पे इतने डिटेल में हमने किसके बारे में बात किया? नेम क्लॉज। अब आ जाओ सर अगले सेक्शन में, रुकने का समय नहीं है। सर सेक्शन नंबर 5 क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों सुनो मेरी बात ध्यान से। दोस्तों मैंने क्या कहा? सेक्शन नंबर 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर आर्टिकल एमओए में क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। पर एओए में क्या होता है? एओए में बेसिकली इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि कंपनी कैसे ऑपरेट करेगा। जब भी एओए की बात आए तो 3 सवाल आपके सामने आना चाहिए, तो एक 3 पॉइंट आना चाहिए रिलेटेड टू एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। व्हाट इज एंट्रेंचमेंट प्रोविजन? सर 3 पॉइंट। पहला पॉइंट सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब क्या? कि एओए में कोई एक प्रोविजन को ऑल्टर करने के लिए एसआर से मोर रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर लगेगा, ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर लगेगा। दूसरा, ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप डालते कब हो? पहले सुन लो फिर बुक से पढ़ेंगे, सुन लो। ये डालते कब हो सर? या तो फॉर्मेशन के टाइम पे डाल देना या बाद में अमेंडमेंट करके डाल देना। पर सर अमेंडमेंट के लिए तो रेजोल्यूशन लगेगा ना। हाँ पब्लिक कंपनी में तो एसआर लगेगा, पर प्राइवेट कंपनी में सारे मेंबर्स का कंसेंट लगेगा, सारे मेंबर्स का कंसेंट लगेगा। और तीसरी बात, जब आप ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दोगे तो आरओसी को बता देना जाके। तीसरा प्रोविजन क्या है? आरओसी को जाके बता देना आज मैं करके आया, क्या एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल के आया। सुनो मेरी बात ध्यान से, कौन से फॉर्मेट में बताओगे? सर अगर इनकॉर्पोरेशन का सीन है तो स्पाइस प्लस में बता देना, वरना एमजीटी 14 में बताना। एमजीटी 14 एक ऐसा फॉर्म है जो कहता है जितने भी रेजोल्यूशंस होंगे वो किसको फाइल करने हैं? आपको, आरओसी को। तो आप एमजीटी 14 में बताओगे कि हमने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दिया है। तो मैंने 3 पॉइंट बताए विद रिस्पेक्ट टू एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। ध्यान से सुनना क्या कहा हमने। पहला पॉइंट नंबर 3, एओए में कंटेन अ प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। उसका इफेक्ट क्या होगा? दैट एओए में बी ऑल्टर्ड ओनली इफ procedures that are more restrictive than SR is complied with। अगर SR से ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर कंप्लाई करोगे, जितने भी बच्चे क्लास के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग क्लास का नोट्स खोल लोगे तो सुखी रहोगे। ऐसा हो सकता है 100 में 1 पॉइंट आपको नोट्स में लिखा हुआ ना मिले, उसको अभी लिख लेना, पर तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी अगर तुम क्लास के नोट से पढ़ लो, क्योंकि सारी बातें तुम्हारे नोट्स में लिखाई हुई है। और उसका कारण ही ये है कि आप उसको क्लास के नोट से एकदम पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज कर सको। जैसे क्या पॉइंट नहीं मिलेगा तुमको? रीसबमिशन वाला शायद पॉइंट ना मिले। कौन सा? कि एप्लीकेशन आप देते हो आरओसी को, अगर उसमें कोई डिफेक्ट निकला तो 15 दिन के अंदर रीसबमिशन, वो लिख लो ना। वहां पे क्या जाता है? पेंसिल से लिख लो, स्टिकी नोट से लिख लो। पर वैसे सुनते सुनते मेरे साथ आगे बढ़ो। अभी वापस आओ सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन पे। क्या है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन? अ प्रोविजन दैट इज मोर रेस्ट्रिक्ट, ऑल्टरेशन विल बी मोर रेस्ट्रिक्टिव देन एसआर।
दूसरा सर कब डालोगे आप, या तो फॉर्मेशन के वक्त डाल देना या फिर बाय एन अमेंडमेंट इन द एओए। आप एओए में अमेंडमेंट भी कर सकते हो। कैसे करोगे सर, अगर पब्लिक कंपनी हो तो एसआर पास करके, और प्राइवेट कंपनी हो तो सारे मेंबर्स का कंसेंट लेके अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे सर, आप आरओसी को नोटिस दोगे। कौन से फॉर्म में, अगर आप नया कंपनी हो तो स्पाइस प्लस में, और अगर बाद में किया तो विद इन 30 डेज आप दोगे इन द फॉर्म एमजीटी 14। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये क्या हुआ, सेक्शन 5। अब दोस्तों मैं तुम लोगों को थोड़ा सा मॉडल्स के बारे में बताता हूं। सर अबे मॉडल्स मतलब आपका फॉर्मेट, आपका एमओए और एओए का फॉर्मेट क्या होगा। आप ऊपर देखो सर, पॉइंट नंबर 6 में क्या फॉर्मेट दे रखा है आपका, ABCDE वाला टेबल जो है वो सारा का सारा टेबल किसके लिए है, एप्लीकेबल है एमओए के लिए। और उसके बाद FGHIJ जो बाकी के 5 है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, एओए के लिए। सर देखो 5 तरह की कंपनी होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। 5 कंपनी, उनके लिए 5 एमओए का फॉर्मेट, 5 एओए का फॉर्मेट। तू ये फॉर्मेट को एज अ रेफरेंस यूज कर सकता है और फिर अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। दोस्तों क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो यस और यस, हाँ कि हाँ। यस सर। आ जाओ सेक्शन नंबर 6, वेरी इजी सेक्शन। क्या कहता है सेक्शन नंबर 6? कहता है एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए एंड रूल्स एवरीथिंग। सर इसमें 4 चीजें ओवरराइड हो रही है, आप देखना, एमओए, एओए, कोई भी अग्रीमेंट अगर बना है और कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास हुआ है, चाहे वो बोर्ड रेजोल्यूशन हो या शेयर होल्डर रेजोल्यूशन हो, सारी की सारी चीजों के ऊपर कौन ओवरराइड करता है, एक्ट। तो कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। मतलब अगर कहीं हमने कुछ और बोला है तो उनकी इज्जत करते हुए हम आपको यह बोल रहे हैं एक्ट जो है इन सबको ओवरराइड करेगा। इसका मतलब क्या है, ये दूसरे पॉइंट में समझाया है कि कभी एक्ट में और एमओए में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कैसे लिखा है इन्होंने, इफ एनी प्रोविजन इन द एमओए इज रिपग्नेंट टू द प्रोविजन इन द एक्ट। रिपग्नेंट मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी। तो अगर रिपग्नेंट प्रोविजन है तो क्या होगा, तो उस केस में कौन डोमिनेट करेगा, कौन प्रिवेल करेगा, एक्ट शैल प्रिवेल। तो क्या कहते हैं, एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एमओए एओए वगैरह व्हिच इज रिपग्नेंट टू द एक्ट शैल बी वॉइड। क्या माना जाएगा, उसको वॉइड माना जाएगा, वैलिड ही नहीं है, वॉइड माना जाएगा। सर ये सेक्शन नंबर 6 है जो क्या बोलता है, एक्ट सबसे बड़ा है। अब दोस्तों उसके बाद छोटे मोटे डॉक्ट्रिन आते हैं आपके। पहला आपका डॉक्ट्रिन ऑफ यूवी रेस, अल्ट्रावायरस। क्या कहते हैं सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, सुन लो मेरी बात ध्यान से दोस्तों। हेलो सर, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके कोई भी काम कर रहे हो तो उसको क्या एक्ट माना जाएगा, अल्ट्रावायरस एक्ट। सर अल्ट्रावायरस एक्ट प्रोहिबिटेड है, अगर आपने इसको किया तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, सारे शेयर होल्डर मिल करके भी अगर इसको रैटिफाई करने की कोशिश करेंगे ना, कोई इस पे रैटिफाई नहीं कर सकता। और जो अल्ट्रावायरस एक्ट है ना वो वॉइड है, मतलब क्या, ना तो आप उसको केस कर सकते हो ना वो आप पे सू कर सकता है, कोई भी एक दूसरे पे केस नहीं कर सकता। जरा पढ़ो क्या लिखा है सर। सर वॉट एवर इज नॉट स्टेटेड इन द एओए दैट इज प्रोहिबिटेड। अगर आपने अल्ट्रावायरस एक्ट किया, इट इज वॉइड एंड इट डज नॉट बाइंड द कंपनी। उसके बाद सर नीदर द कंपनी नॉट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन सू ऑन इट। कोई भी इस पे केस नहीं कर सकता और कंपनी इसको वैलिड नहीं कर सकता, इवन इफ सारे मेंबर हां कह दे। सर इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या बताया था आपको, पीवीआरएस। पीवीआरएस पी प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते, कर लिया तो वॉइड है। उसके बाद भी सारे मेंबर्स मिलकर के रैटिफाई नहीं कर सकते, और अगर कोई दिक्कत हुई तो आप किसी पे सू नहीं कर सकते और सामने वाला भी आप पे सू नहीं कर सकता। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब दोस्तों मेरे को बताओ, इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ 2 आते हैं जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं सर। पहला केस लॉ है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। सर यही तो पूरा जड़ है अल्ट्रावायरस एक्ट का। इसी में तो जो भी बातें आपने ऊपर पढ़ी ना पीवीआरएस, वो कहां बोला गया था, आयरन रिची वाले केस में। उसमें हुआ क्या था सर, कंपनी जो है ना उसने दूसरी कंपनी को पैसा दे दिया ये बोल के कि मैं तेरे को फाइनेंस करूंगा और तू रेलवे रोड्स रेलवे ट्रैक्स बना। पर सर कंपनी के एमओए में फाइनेंस करने का काम लिखा ही नहीं था। तो अगर कंपनी के एमओए में फाइनेंस नहीं लिखा था तो वो फाइनेंस नहीं कर सकता था। अब जो उसने फाइनेंस कर दिया है वो वॉइड है और सामने वाले को पैसा वापस करना पड़ेगा। अरे पर सर पैसा वापस करने से सामने वाले का नुकसान हुआ। अरे तो मालिक आपको एमओए पढ़ना चाहिए था ना। क्या कहता था सेक्शन 399 कि एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट देयरइन। तो आपने नहीं पढ़ा, ये हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, ये अल्ट्रा वायरस है, इसको वॉइड माना जाएगा। और सारे शेयर होल्डर अगर एक साथ भी बोले तो भी वो उसको रैटिफाई नहीं कर सकते। तो जो ऊपर आपने 4 बात बोली वो कहां पे प्रूव हुआ था, एशबरी रेलवे कैरेज के केस लॉ में प्रूव हुआ था। बोलो हां। दूसरा सर राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी। सुन लो मेरी बात, यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रावायरस आया था। इंट्रावायरस मतलब क्या, जो कंपनी के पावर के अंदर है लेकिन डायरेक्टर के पावर के बाहर है।
कंपनी के पावर के, अगर कंपनी के पावर के बाहर है तो वो तो अल्ट्रा वायरस है, पर कंपनी के पावर के अंदर है, पर डायरेक्टर के पावर के बाहर है, तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रा वायरस बोलते हैं। जहां हमने कहा यहां पे शेयर होल्डर अगर चाहे तो रैटिफाई कर सकते हैं, अगर शेयर होल्डर ने रैटिफाई कर दिया तो वो एक्ट को क्या मान लिया जाएगा, वैलिड मान लिया जाएगा। तो क्या कहता है, डायरेक्टर्स एक्टेड बियॉन्ड देयर अथॉरिटी बट द एक्ट इटसेल्फ वाज विद इन द कंपनीज पर्पस, कंपनी के अथॉरिटी के अंदर था। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, इंट्रा वायरस टू द कंपनी एंड हेंस रैटिफिकेशन ऑफ शेयर होल्डर इज पॉसिबल। मतलब अब पूरा डिसीजन किसके हाथ में, शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर ने ओके बोल दिया तो एक्ट वैलिड है, शेयर होल्डर ने नॉट ओके बोल दिया तो एक्ट वॉइड है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? यस सर। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, टर्कवान रूल क्या बोलता है सर? आपको याद है टर्कवान रूल? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको बचाता है सर? किसको बचाता है? आउटसाइड। सर यहां पे पहले मैं रेफरेंस दे दूं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या था, जो मैं तुमको बार बार बोल रहा था, एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट देयरिन। एनी पर्सन मतलब आउटसाइडर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको बचा रहा था? कंपनी को, कंपनी को। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट देखो कितना आयरॉनिकल है, इंडोर किसको बचा रहा है? आउटसाइडर को। इंडोर किसको बचा रहा है? आउटसाइडर को। क्या बोलता है सर, आउटसाइडर को हर चीज आके इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। तुमने मीटिंग बुलाई क्या, शेयर होल्डर आए क्या, कोरम आया क्या, मीटिंग हुआ क्या, ये सब बाहर वाला आके चेक नहीं करेगा। अगर तुमने उसको बोला कि मीटिंग हो गई, मीटिंग कंडक्ट करिए, तो उतना भरोसा उसको करना पड़ेगा। अगर तुमने आरओसी को फाइलिंग करी है कि हमने बराबर मीटिंग करी है, तो वो आरओसी के फाइलिंग पे भरोसा कर लेगा। ये हमने किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया? आउटसाइडर को। देखो सर क्या कहता है, पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट बी अज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी। कहते हैं स्टेक होल्डर्स नीड नॉट इंक्वायर वेदर द नेसेसरी मीटिंग वाज कन्वीन्ड एंड हेल्ड, वेदर रेजोल्यूशन वाज पास्ड, दे आर एंटाइटल्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट इट इज ऑल डन। बाहर वाला ये सोच सकता है कि तूने सारी चीजें कर ली है। दिस डॉक्ट्रिन इज टू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल मेंबर, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? बाहर वाले लोगों के लिए। एंड स्टेट्स दैट पीपल आर एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर एज पर डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू आरओसी। मतलब तुमने अगर आरओसी को एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया और बोला कि हमने एजीएम कंडक्ट कर लिया है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है क्या? एक सेक्शन है सर 121 जो कहता है लिस्टेड कंपनी को एजीएम खत्म होने के बाद एक रिपोर्ट बना के 30 दिन के अंदर आरओसी को देना पड़ता है कि हमारा एजीएम बहुत अच्छे से कंडक्ट हो गया। तो अगर इस तरह का आपने डॉक्यूमेंट आरओसी को दे दिया तो सामने वाला ये मान लेगा कि तुम्हारा एजीएम बराबर से हो गया। अब वो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। 3 पॉइंट क्या है देखो सर, ये सर एग्जाम में आएगा तो लिखना भी तो है ना, बीकॉम वाला मोड थोड़ी ऑन कर दोगे कि जो समझा वो लिख देंगे। क्या कीवर्ड्स लिखोगे? पहला, अ पर्सन कैन नॉट बी अज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रॉब्लम्स। दूसरा, सर स्टेक होल्डर इंक्वायरी नहीं कर सकता, उसको फॉर ग्रांटेड ले सकता है वो। तीसरा, आपने आरओसी को जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उस पे एक्सटर्नल मेंबर्स जो है वो बिलीव कर लेंगे। अब दोस्तों मेरे को बताओ, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में फर्क क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ऑपोजिट है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को बचाता है, पर इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। सर इसमें एक केस लॉ क्या था, वो टर्कवान रूल वाला, जो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान। सर इसमें हुआ क्या था, एक कंपनी डायरेक्टर बोरोड मनी विदाउट द रिक्वायर्ड जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन। सर कंपनी के डायरेक्टर को बोला था इससे ज्यादा पैसा बोरो करेगा तो शेयर होल्डर से पूछ लेना, उसने नहीं पूछा। Whether the company was bound by this act, the answer is yes. The company was held liable as the doctrine of indoor management was recognized. मतलब यहां पे पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया जहां उन्होंने बोला, ओए डायरेक्टर, शेयर होल्डर से पूछना तेरी जिम्मेदारी है, बाहर वाले की जिम्मेदारी नहीं है। अगर बाहर वाले की है तो तेरी भी है। अब तू उससे पैसा लेके ये नहीं बोल सकता, मोए मोए तेरे पैसे तो डूब गए, मैंने तो अप्रूवल नहीं लिया था। थप्पड़ मारेगा वो तुमको और पैसे लेके चले जाएगा। क्यों? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उसको बचाएगा। अब दोस्तों मेरे को बताओ सर, बेसिस फॉर इंडोर मैनेजमेंट, क्यों इंडोर मैनेजमेंट बनाया हमने? 2 बेसिस है, आपको एज इट इज लिख के आना पड़ेगा, याद करो मेरे साथ। सर व्हाट हैप, इसको ना समझाना बहुत इजी है, याद करना डिफिकल्ट है। हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं इसको कीवर्ड्स याद करने में, तो उसमें एनर्जी डालो। क्या कहा मैंने? व्हाट हैपेंस इंटरनल टू अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। मतलब पब्लिक को पता हो इसके बारे में ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, व्हाट हैपेंस इंटरनल टू अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज, पब्लिक को पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। इफ नॉट फॉर दिस डॉक्ट्रिन कंपनी कुड एस्केप क्रेडिटर्स। मतलब क्या सर, अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं होता तो कंपनी क्या करती? बैंक से बोरो करती और बोलती हम तुम्हारे पैसे वापस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो शेयर होल्डर का अप्रूवल ही नहीं लिया था। तो ये तो अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया, वो तो वॉइड होता है। तो हमने कहा ना ना, अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं होता तो कंपनी पैसा लेके क्रेडिटर्स को एस्केप कर जाती, मतलब क्रेडिटर से बच जाती। पर उनको रोकने के लिए कौन आ गया? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो 2 रीजन क्या है सर इसका? पहला, बाहर वालों को अंदर के प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, और दूसरा, अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं होता तो कंपनी एस्केप कर जाती। अब दोस्तों एक्सेप्शन, कितने एक्सेप्शन है? 5।
पहला दोस्तों, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर तुमको सामने वाले को पहले से पता था कि कोई इरेगुलरिटी है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तुमको बचाने के लिए नहीं आएगा। दूसरा, नेग्लिजेंस। अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट डाल के, थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करके आपको पता चल जाता कि नेग्लिजेंस आपका इरेगुलरिटी है, पर आपने उतना भी नहीं किया, तो इंडोर मैनेजमेंट आपका साथ नहीं देगा। तीसरा, फोर्जरी। फोर्जरी के केस में लॉ हाथ खड़े कर देता है, बोलता है मेरे को कोई लेना देना नहीं है। फोर्जरी के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी आपको नहीं बचाएगा। सर चौथा, सुनना मेरी बात ध्यान से, वेयर द क्वेश्चन इज अबाउट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द एजेंसी। अगर तुम बोल रहे हो तुम किसी के एजेंट बन के ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और बाद में सवाल ही उठ गया कि तुम दोनों के बीच में प्रिंसिपल एजेंसी का रिलेशन है क्या, अगर ऐसा ही सवाल उठ गया तो फिर भैया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तुमको नहीं बचाएगा। और लास्ट में क्या है, वेयर द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी। तूने कंपनी के पावर के बाहर ही चला गया तो भैया इतना तो तेरे को ध्यान देना चाहिए था, इंडोर मैनेजमेंट उसको वैलिड नहीं कर पाएगा। इंडोर मैनेजमेंट उसको वैलिड नहीं कर पाएगा। सिर्फ 5 एक्सेप्शन क्या है। पहला, अंदर का जो तुम लिखोगे वो बीकॉम मोड में लिखोगे। पहला, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। दूसरा, तीसरा, where the question is about the very existence of the agency। यहां पे मैंने एग्जांपल देके समझाया है। और पांचवा दोस्तों क्या लिखा है मैंने, सर where the act is ultra virus to the company। सर एक बार ये क्वेश्चन ऑफ एजेंसी वाला पढ़ो एक बार। सपोज अ पर्सन क्लेम्स टू बी अ कंपनीज डायरेक्टर एंड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो बोल रहा है मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, और वो एजेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट में घुस गया। सर आपको पता है कंपनी और डायरेक्टर के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। लेटर इट टर्न्स आउट दैट ही वाज नेवर अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। वो तो डायरेक्टर ही नहीं था। हियर एन आउटसाइडर कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। अबे इतना तो ध्यान देना पड़ेगा ना, डायरेक्टर आया कि नहीं आया, शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन नहीं लिया उतना समझ में आता है, वो नहीं चेक किया समझ में आता है। पर कोई भी बंदा आके, मान लो मैं वी-स्मार्ट के नाम से जाऊंगा और मैं बोलूंगा भाई मैं वी-स्मार्ट से आया, विशाल सर ने मेरे को भेजा 10 करोड़ का लोन दे, और मैं 10 करोड़ का लोन लेके भाग जाऊंगा। बाद में वो जाके विशाल सर के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को 10 करोड़ रुपया वापस करो, तुम्हारे नाम से एक बंदा आया था। अरे वो बंदा को मैंने अपॉइंट ही नहीं किया था, वो मेरा ऑफिशियल डायरेक्टर ही नहीं था। तो तुमको इतना तो चेक करना पड़ेगा, तुमको कोई बना के गया है। अगर तुमको बना के कोई गया है तो लॉ तुमको बचाने के लिए नहीं आएगा। क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? यस सर। आ जाओ सर अगले सेक्शन नंबर 7 पे ध्यान से सुनो। सर सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सर व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी? सर सेक्शन 7 कहता है आप लोगों को कंपनी इंकॉर्पोरेट करने के लिए आरओसी के पास जाना पड़ेगा। कितने डॉक्यूमेंट लेके? 7। कितने डॉक्यूमेंट लेके? 7। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, कौन से रजिस्ट्रार? जिसके जुरिस्डिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? जिसके जुरिस्डिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वहां पे आप जाओगे रजिस्ट्रार के पास। अब मेरे को बताओ सर, रजिस्ट्रार के पास लेके जाओगे 7 डॉक्यूमेंट, जरा 7 डॉक्यूमेंट का नाम बताना। पहला एमओए एओए, सबसे पहला एमओए एओए। दूसरा एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल द आरओ इज एस्टैब्लिश। तीसरा आपको पूरा पर्टिकुलर्स देना पड़ेगा कंपनी के हर एक सब्सक्राइबर का। फिर आपको पूरा पर्टिकुलर्स देना पड़ेगा कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर का। पर्टिकुलर्स में सर नाम, एड्रेस, जेंडर, एज वेज सब दे दो, और डायरेक्टर्स में तो डिन नंबर भी लिख देना, डिन नंबर भी लिख देना। पांचवा सर अगर आप डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हो तो उसका कहीं और मन लगा हुआ है क्या? और अगर कहीं और मन लगा हुआ है तो क्या तुमसे मन लगाने में कंसेंट रखते हैं क्या? तुमको क्या लिखना पड़ेगा? इंटरेस्ट इन एनी अदर बॉडी, कॉर्पोरेट और फर्म एंड कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। क्या दोगे? इंटरेस्ट इन अदर एंड कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। 5 डॉक्यूमेंट हो गए। सर बताओ क्या क्या था? पहला एमओए एओए, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, और उनका इंटरेस्ट इन एनी अदर बॉडी, कॉर्पोरेट और फर्म, और उनका कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। ठीक है, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो दोस्तों? अरे बोलो यस और नो। यस सर। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या कहा? 2 डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पहला डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि भैया हमने एक्ट और उसके रूल्स का सारा कंप्लायंस कर लिया है। अ डिक्लेरेशन दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन इज कंप्लाइड विद। सर ये डिक्लेरेशन कौन देगा? सबसे पहला तो सर जो एडवोकेट, सीए, सीएस या सीए में जो आपकी कंपनी को बनाने में लगा हुआ है, एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन एंड सर एनी पर्सन नेम्ड इन द एओए एज अ डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी। ये लोग जो है ना डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, उनको भी साइन करना पड़ेगा। तो एक बाहर वाला साइन करेगा, एक अंदर का बंदा साइन करेगा। क्या? कि भैया हम लोगों ने एक्ट का कंप्लायंस कर लिया है। और एक आखिरी डिक्लेरेशन जो हर एक सब्सक्राइबर को भी साइन करना पड़ेगा और हर एक फर्स्ट डायरेक्टर को भी साइन करना पड़ेगा। क्या? कि भैया मैं डॉग नहीं हूं या गॉड नहीं हूं। सर डॉग, डी, सर डी डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर सबमिटेड इज ट्रू एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। सारे के सारे सच है और कंप्लीट है पूरा। दूसरा, ओ आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैं कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ किसी भी ऑफेंस के लिए कंपनी को बनाने से रिलेटेड। तीसरा, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड और मिसफिएसेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन द लास्ट
5 years, पिछले 5 साल में मैं कभी भी गिल्टी नहीं था। सर 5 साल का लिमिट सिर्फ किसके लिए? गिल्टी ऑफ फ्रॉड का। 5 साल का लिमिट किसके लिए नहीं है? पहले वाले कन्विक्शन के लिए नहीं है, दूसरे वाले कन्विक्शन के लिए है कि अगर तू गिल्टी ऑफ फ्रॉड 10 साल पहले हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 5 साल में नहीं हुआ होना चाहिए, ऐसा तेरे को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सर ये डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? हर एक सब्सक्राइबर और एक फर्स्ट डायरेक्टर। सर 7 पॉइंट बताओ क्या क्या हो गया? एमओए, एओए, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, सब्सक्राइबर का डिटेल, डायरेक्टर का डिटेल, इंटरेस्ट और कंसेंट। 6th डिक्लेरेशन की हमने एक्ट का कंप्लायंस कर लिया है। 7th डिक्लेरेशन की हम डॉग नहीं है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? बोलो हाँ कि हाँ, यस सर। उसके बाद दोस्तों एडिशनल पॉइंट्स, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर एडिशनल पॉइंट्स में कुछ छोटी छोटी बातें हैं। सर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे दोगे? स्पाइस प्लस फॉर्म। स्पाइस प्लस फॉर्म जिसका ऑफिशियल नेम क्या है? INC 32। फैंसी नेम स्पाइस प्लस है और ऑफिशियल नेम क्या है? INC 32। सर स्पाइस प्लस किसके लिए होता है पता है? सारे कंपनीज को क्या भरना पड़ेगा? स्पाइस प्लस फॉर्म भरना पड़ेगा। अब दोस्तों सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे आ जाओ सर। ये आपका रूल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरी बात ध्यान से। सर आप जब अपना मेमोरेंडम जमा कर रहे हो तो आपको याद है मेमोरेंडम में आपने ऐड किया था सब्सक्राइबर। अब आपको सब्सक्राइबर के बारे में भी नाम देना पड़ेगा। अब दोस्तों सब्सक्राइबर के केस में देखो अलग अलग सिनेरियो है। सबसे पहला, अगर सब्सक्राइबर इंडिविजुअल है तो उसमें साइन कैसे करोगे आप? सर सब्सक्राइबर अगर इंडिविजुअल है तो वो अपना नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन, मैं कहता हूं इसको नाडो, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन, वो सारी चीजें ऐड करोगे और आपके पास कम से कम एक विटनेस होना चाहिए। वो भी क्या करेगा? नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन ऐड करके क्या करेगा? साइन करेगा। मैंने क्लास में तुमको सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम दिखाया था, तो आपका भी नाम नाडो आएगा और विटनेस का भी नाडो आएगा। पर कब? जब आप इंडिविजुअल हो। पर अगर आप इलिटरेट हो तो सर तो आप अपना थंब इंप्रेशन अफिक्स करना और आपके साथ जो विटनेस है ना वो वहां पे साइन कर देगा। एक आप अपना थंब इंप्रेशन अफिक्स करना और वहां पे एक लिटरेट आदमी जो है वो अपने साइन से ऑथेंटिकेट कर देगा। सर अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो तो सर आपको पता होता है बॉडी कॉर्पोरेट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसका हाथ नहीं होता है साइन करने के लिए, तो वो क्या करेगा? किसी को ऑथराइज करेगा। सवाल ये किसको? सर वो अपने डायरेक्टर, ऑफिसर या किसी एम्प्लॉय को भी ऑथराइज कर सकता है बाय अ बोर्ड रेजोल्यूशन कि तू मेरे बिहाफ में साइन कर ले। पर एक शर्त है, जिसको ऑथराइज किया ना वो खुद एक सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए। जिसको ऑथराइज किया वो खुद अलग से सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए। सेम गोज फॉर LLP। सर LLP लेकिन किसको ऑथराइज कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर। ये हर किसी को ऑथराइज नहीं कर सकता, पार्टनर्स को ऑथराइज कर रहे हैं बाय वे ऑफ ऑल पार्टनर्स। सर ऊपर बोर्ड रेजोल्यूशन से ऑथराइज हो रहा था, नीचे सारे पार्टनर्स ऑथराइज कर रहे हैं। ऊपर ऑफिसर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर किसी को भी ऑथराइज कर रहे थे, नीचे आप सिर्फ और सिर्फ पार्टनर को ऑथराइज कर रहे हो। और शर्त यह है कि जिस पार्टनर को ऑथराइज किया वो पार्टनर खुद एक सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए। सर अगर वो फॉरेन नेशनल है जो बाहर रहता है, मतलब इंडिया नहीं आ रहा है, बाहर का ही बंदा है, बाहर रहते हैं, तो भैया आप समझो उसका सिग्नेचर, एड्रेस और आईडी प्रूफ लगेगा विच इज नोटराइज्ड बाय नोटरी पब्लिक। याद कर लो क्या बोला मैंने? नोटराइज्ड बाय नोटरी पब्लिक। हमने क्लास में समझा था नोटरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आपको नोटरी पब्लिक ऑफिस में जाना पड़ेगा सर, वहां पे नोटरी करनी पड़ेगी। नोटरी करवाने के बाद आप उसका सिग्नेचर, एड्रेस और आईडी प्रूफ दे सकते हो। पर अगर वो इंडिया विजिट कर रहे हैं, क्यों इंडिया विजिट कर रहे हैं? होगा सर उसके पास बिजनेस वीजा, वीजा के लिए वीजा है तो आ रहे हैं। सर अगर उसके पास वैलिड बिजनेस वीजा है तो उस केस में वो इंडिया आकर के साइन कर सकता है। लेकिन सर सुनो मेरी बात ध्यान से, बिजनेस वीजा जो है ना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो। मतलब दिल से तुम हिंदुस्तानी हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब यहीं जन्मा था, बाहर चला गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब इंडियन सिटीजन है, कहां रहता है? बाहर रहता है। तो तुम लोग अगर इंडिया आ रहे हो ना तो बिजनेस वीजा नहीं लगेगा। बट अदर देन दैट तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? एक वैलिड बिजनेस वीजा होना चाहिए, तब जाके तुम इंडिया आ सकते हो। और फिर आओगे तो यहां पे आराम से साइन करके क्या बन सकते हो? सब्सक्राइबर। अरे क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? बोलो हां कि हां। यस सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपने अप्लाई किया तो आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द फॉर्म INC 11। अब दोस्तों एक उसके साथ आपको क्या मिलेगा? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो नंबर सर कुछ ऐसा दिखता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। उसमें L का मतलब क्या है? लिस्टेड या अनलिस्टेड। सर ये एक सीरियल नंबर हो गया। KA मतलब स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद 1981 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। PLC मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और लास्ट में एक और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो इस तरीके से आपका CIN दिखता है। CIN कहां पे लिखा रहता है? सर CIN जो है आपके COI में, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा रहता है। अब दोस्तों सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स तुमने आरओ को जमा किए ना, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने आरओ को जमा किए, यू विल प्रिजर्व इट टिल द डिसोल्यूशन। जब तक आपकी कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप इसको प्रिजर्व करके रखोगे। उसके बाद दोस्तों सुनना मेरी बात ध्यान से, हेलो 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 हेलो। सर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए झुट्टू झुट्टू बोला तो क्या होगा? सर अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपने फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, सुनो सुनो सुनो, अगर आपने फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है या फिर
या तो सच झूठ बोला या सच छुपाया, मटेरियल इंफॉर्मेशन सप्रेस किया, तो डिपेंड करता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कि नहीं हुई है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो कोई बात नहीं भाई, तेरे को रोक देंगे, और जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था दे विल बी लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। पर दोस्तों अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो रजिस्ट्रार बेचारा हाथ जोड़ के चला जाएगा किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास, कि ट्राइब्यूनल तेरे को जो करना है कर ले, और ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा मिस्टर लो, MR लो, नहीं मिस्टर लो, सॉरी मिस्टर लो, सर M मैनेजमेंट, सर ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो चेंज करा जाएगा, और कंपनी का मैनेजमेंट जो है अब कुछ और पर्सन करेंगे, मतलब सर मैनेजमेंट को चेंज किया जा सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट में मैनेजमेंट को चेंज किया जा सकता है, दैट समवन एल्स विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। R, removal of the name from the register of company। L, that the liability of the company shall be अनलिमिटेड। ओ सच अदर ऑर्डर साइड डीम फिट। W, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। पर कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ऊब, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पर ये तो किसकी बैंड बजाई तुमने? कंपनी की। पर सर व्हाट अबाउट द प्रमोटर, द फर्स्ट डायरेक्टर, ये लोगों का क्या होगा? ये लोग लाइबल हो जाएंगे फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। लेकिन एक बात बताऊं क्या सर, ये जो मिस्टर लो का आप ऑर्डर पास कर रहे हो, ये ऑर्डर पास करने के लिए ऊब तो आप दोगे, लेकिन एक बार ये भी देख लेना कि कंपनी ने क्या क्या ट्रांजैक्शंस एंटर किए। सारे कंपनीज के सारे ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करने के बाद ही डिसाइड करना कि इसका रिमूवल हो सकता है क्या, वाइंडिंग अप हो सकता है क्या, ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद ही करना। तो देखो सर क्या कहते हैं, अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद प्रूव हो गया कि तूने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, तो देख भैया जो प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर और डिक्लेरेशन जिन्होंने दिया वो 447 में लायबल हो जाएंगे, और जो ट्राइब्यूनल है वो एप्लीकेशन मिलने पे क्या ऑर्डर देगा? फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंज ऑफ MOA AOA इन पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा, अदर ऑर्डर्स। लेकिन सर ऐसा ऑर्डर देने के पहले ऊब देना पड़ेगा और उसके सारे ट्रांजैक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। रेगुलेट द मैनेजमेंट मतलब क्या? ट्राइब्यूनल बोलेगा गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? सर ये क्या हो गया? ये आप लोगों का सेक्शन नंबर 7 हो गया। उसके बाद कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन नंबर 8 किसकी बात करता है? सेक्शन नंबर 8 फॉर्मेशन ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। इसमें थोड़ा डेप्थ है, ये जितना सिंपल लगता है वो उतना ही धीरे धीरे इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। क्या कहते हैं सर सेक्शन 8 कंपनी? बहुत सिंपल है, अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी बनना चाहते हो तो आपको ओपीडी का ध्यान रखना पड़ेगा। बताओ ओपीडी क्या होता है? ओपीडी क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स। सर आपके चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। P, आप प्रॉफिट जो है उसको अपने ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करोगे, और D, आप डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब सर मेरे को बताओ सेक्शन 8 कंपनी कैसे बन सकता है? सर या तो आप एक नया कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, या फिर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में भी चेंज कर सकते हो। अब देखो दोस्तों क्या होता है, पहला मैंने कहा आप नया कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो या एग्जिस्टिंग कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहला देखो दोस्तों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर, सर इस वाले सेक्शन में ध्यान देना, कौन सा पावर आरओसी के पास है, कौन सा पावर आरडी के पास है। पहले आप सेक्शन 8 कंपनी बनने जा रहे हो, किसके पास जाओगे? छोटे इंसान आरओसी के पास। वेयर आरओसी सेटिस्फाइड दैट पर्सन प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड एज ए लिमिटेड कंपनी हैज द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज। क्या ऑब्जेक्ट सर आपका? क्या प्रमोट करना चाहते हो? एजुकेशन, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर, रिसर्च, चैरिटी, रिलीजन, अदर ऑब्जेक्ट। अगर आप ये सारी चीजें प्रमोट करना चाहते हो एंड इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट फॉर द अबव ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोहिबिट्स दिस पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस दे देगा, और उस लाइसेंस के बाद आप क्या बन जाओगे? एक सेक्शन 8 कंपनी बन जाओगे। याद रखना सेक्शन 8 कंपनी हमेशा एक लिमिटेड कंपनी होता है, और सेक्शन 8 कंपनी हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होता है। बोलो हाँ। सेक्शन 8 कंपनी हमेशा एक लिमिटेड कंपनी होता है, हाँ कि नहीं? हाँ सर। पर सेक्शन 8 कंपनी हमेशा एक प्राइवेट होता है? नहीं सर लिमिटेड जरूर होता है, पर प्राइवेट या पब्लिक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेक्शन 8 कंपनी हमेशा क्या रहता है सर? लिमिटेड कंपनी रहता है। उसके आगे उसको कोई सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, पर क्या सफिक्स लगा लेते हैं ये लोग? फाउंडेशन, ट्रस्ट, ऐसे सफिक्स ये लोग लगा लेते हैं। अब दोस्तों उसके बाद बताओ, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट अ न्यू सेक्शन 8 कंपनी? मेरे को पता है किसके पास जाना है, आरओसी के पास, पर नया सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करूं? तो सर देखो, सबसे पहला आप स्पाइस प्लस में जाओगे। मैंने बोला था स्पाइस प्लस सारे कंपनीज के लिए। आप स्पाइस प्लस फाइल करोगे, उसके साथ आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा। पहला सर आपको अपना MOA AOA अटैच करना पड़ेगा। सर यहां का MOA AOA अलग होगा, वो पहले सेक्शन 7 वाला MOA AOA जो है ना उसमें बिजनेस वाला था, यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो चैरिटेबल वाला होगा। दूसरा सर आपको अपना आने वाले 3 साल का इनकम और एक्सपेंस बताना पड़ेगा, एस्टिमेटेड कि क्या इनकम और एक्सपेंस होगा। और तीसरा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भैया हमने सेक्शन 8 का कंप्लायंस कर लिया है और हमने एक्ट का भी कंप्लायंस कर लिया है। सर ये डिक्लेरेशन कौन देगा? एडवोकेट, CS कॉस्ट अकाउंटेंट एंड बाय ईच पर्सन मेकिंग दैट एप्लीकेशन। सर जैसे वहां पे था यहां पे भी वैसे ये 3 चीजें क्या देनी पड़ेगी बताओ? पहला
क्लास में याद करो, थोड़ी मेहनत करो। पहला, दूसरा, आने वाले 3 साल। सर इसमें समझने का कुछ नहीं है, इसमें क्या करने का है, याद करने का। पहला एमओए एओए, दूसरा आने वाले 3 साल का इनकम एक्सपेंस, तीसरा सर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भैया क्या आपका एमओए एओए जो है ये कंफर्मिटी में है सेक्शन 8 के, और जो आपने एक्ट का सारा कंप्लायंस है वो कर लिया है। अगर ये तीनों चीजें लेके आप किसके पास जाओगे, आरओसी के पास, और आरओसी का लगा कि तुम्हारा ओपीडी ठीक है, क्या ठीक है ओपीडी, तो वो तुमको क्या दे देगा, सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस दे देगा, जिसके बाद तुम किस तरह बिहेव करोगे, लिमिटेड कंपनी की तरह। लेकिन दोस्तों उसके बाद एक बात ध्यान से सुनो, आपको लिमिटेड कंपनी का सारा प्रिविलेज मिलता है, लेकिन दोस्तों क्या सेक्शन 8 कंपनी में एक फर्म भी मेंबर बन सकता है? सर ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, फर्म वैसे किसी और कंपनी में मेंबर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि फर्म की कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है, लेकिन फर्म जो है सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकता है। उसके बाद सर रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर सेक्शन 8 कंपनी ना, अब आप बन गए हो, अब आपको लाइसेंस मिल गया है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या? हेलो, विल यू लिसन टू मी केयरफुली? दोस्तों राजा, सेक्शन 8 कंपनी में ना आप समझो, आप एक बार अपना एमओए एओए दिखा दिए, आपने ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, अब आप इतनी आसानी से अपने आप को बदल नहीं सकते। क्या आप अपना एमओए ऑल्टर कर सकते हो? दोस्तों अगर आपको अपना एमओए एओए भी ऑल्टर करना है ना, आपको सीजी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। वैसे एमओए ऑल्टर करने के लिए सीजी से नहीं पूछना पड़ता था, लेकिन यहां पे पूछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो रहा है। दूसरा दोस्त, अगर आप अपने आप को कन्वर्ट करवाना चाहते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कन्वर्जन का बहुत बड़ा प्रोसेस है। यहां पे सर कन्वर्जन का बहुत बड़ा प्रोसेस है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, बैंड बच जाएगी। दोस्त मेरा एक सेक्शन 8 कंपनी है, मैं उसको किस में कन्वर्ट करवाना चाहता हूं? नॉर्मल कंपनी में। नॉर्मल पब्लिक या प्राइवेट कंपनी। स्टेप क्या होगा दोस्तों, सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहला आप जनरल मीटिंग में एसआर पास करोगे कि मैं अपने शेयर होल्डर से पूछ लिया। उसके बाद दूसरा, सर इसकी कहानी याद करना, पहले पॉइंट्स पढ़ लो। पहला आप एसआर पास करोगे, दूसरा सर आप ये चेक कर लेना कि मैंने पिछले साल तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न दोनों बराबर भर दिया है कि नहीं, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भर दिया है तो ये चेक कर लेना कहीं ज्यादा पुराना तो नहीं हो गया। मतलब सर अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको भरे हुए साल खत्म हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुराना हो गया है, तो आप एक एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उसको भी जमा करना। और एडिशनल स्टेटमेंट कितना पुराना हो सकता है? मैक्सिमम 30 दिन पुराना हो सकता है, उससे ज्यादा पुराना नहीं हो सकता। क्या कहता है? Where application is made after 3 months from the end of financial year, attach a financial statement up to date, not more than 30 days from the date signed by a CM. उसके बाद आप क्या करोगे? पहला 2 होमवर्क कर लिया सर आपने। होमवर्क में क्या किया मैडम? अपन ने एसआर पास किया, और उसके बाद अपन ने क्या किया? ये चेक किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न बराबर फाइल लिखे। अब क्या? अब सर मैं अपने आप को सेक्शन 8 से नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करवाने जा रहा हूं। अब मुझे डर क्या है? 4 लोग क्या कहेंगे? तो वो 4 लोग से हम पूछ लेंगे। कैसे सर? हम एक नोटिस भेजेंगे, किसको? पहला इनकम टैक्स अथॉरिटी, दूसरा, तीसरा चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेयर आरओ इज सिचुएटेड, और चौथा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हैविंग जुरिसडिक्शन। 4 नाम बोलो, इनकम टैक्स अथॉरिटी, चैरिटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सीजीएसटी का डिपार्टमेंट हैविंग जुरिसडिक्शन। और इनको हम बोलेंगे तुम्हारा अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है तो वो रिप्रेजेंटेशन हमको दे दो कितने दिन के अंदर? 60 डे। और हमारे को देने की जरूरत नहीं है, सीधा चले जा किसके पास? आरडी के पास। सर आरडी रीजनल डायरेक्टर। अब हम आरओसी के पास नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? आरडी। पहला स्टेप एसआर, दूसरा स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, तीसरा 4 लोग क्या कहेंगे उनसे पूछ लेते हैं। उसके बाद हम सीधा किसके पास चले जाएंगे? आरडी के पास कि ओ आरडी देख मैं आ गया। क्या बोलोगे सर आप आरडी को जाके? आप रीजनल डायरेक्टर को बोलोगे कि सर मुझे ना सेक्शन 8 कंपनी से नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट कर दो। और दोस्तों उसके आप आरडी को बोलना आप टेंशन मत लो, हमने रेजोल्यूशन भी पास कर लिया है, ये देखो उसकी कॉपी, और हमने ना नोटिस भी उन 4 लोगों को भेज दिया है। देखो प्रूफ ऑफ डिलीवरी, हमने 4 लोगों को नोटिस भेज दिया है। अब जरा आप कंसिडर करना शुरू कर दो। अब आरडी अपना टाइम लेगा सर, लेकिन आरडी को देने के बाद एक कॉपी किसको भेज देना? आरओसी को। किसको भेज देना? आरओसी को। सर आरओसी आपको क्या याद दिलाएगा? 1 हफ्ते के अंदर आपको ये जो नोटिस है ना, ये आपको अपने खुद के खर्चे पे 2 न्यूज़पेपर में डालना पड़ेगा और अपने वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा, वो डाल देना। अब ये सब करने के बाद घर आके शांति से बैठ जाओ और आरटी को समय दो। अगर आरटी को लगा ठीक है भैया तेरा कन्वर्जन हो सकता है, वो कन्वर्जन अप्रूव कर देगा, और अगर नहीं तो वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और फिर आपके कन्वर्जन को मना कर देगा। तो क्या कहता है सर? अगर सेटिस्फाइड है तो कन्वर्जन अप्रूव कर देगा, और रिजेक्ट करना है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। उसके बाद क्या होगा? अब तुमको अप्रूवल आ चुका है, लेकिन अब फिर से आपको शेयर होल्डर को बुला के एसआर पास करना पड़ेगा कि भैया हमको एमओए एओए ऑल्टर करना है। और फिर जो ऑल्टर किया वो किसको फाइल करेंगे? आरओसी को, और आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। सर क्या कहा मैंने? स्टोरी सुनो। पहले होमवर्क करना, एसआर पास करना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल हो गया क्या चेक कर लेना, और 4 लोगों को रिप्रेजेंटेशन भेज देना। फिर चले जाना आरडी के पास। आरडी का ऑफिस 2nd फ्लोर में। आरडी को क्या करना? एप्लीकेशन दे देना कि भाई प्लीज चेक कर ले।
और मैं तेरे को बता रहा हूं मैंने एसआर भी पास कर लिया है और मैंने 4 लोगों को नोटिस भी भेज दिया है। नीचे आते आते फर्स्ट फ्लोर में किसका ऑफिस मिला? आरओसी का। उसके मुंह पे भी एक कॉपी मार देना। अब वो तुमको याद दिलाएगा, बेटा मेरे साथ काम करेगा तो चीजें ध्यान रहेगी। मैं तेरे को बता देता हूं, तू ना न्यूज़पेपर में तेरे को ऐड देना है तो तुम 1 हफ्ते के अंदर तुमको घर आके न्यूज़पेपर में भी नोटिस देना पड़ेगा और अपने वेबसाइट पे भी अपलोड करना पड़ेगा खुद के खर्चों पे। उसके बाद आप बैठे रहोगे सर अब आरडी की जिम्मेदारी है। अगर आरडी सेटिस्फाइड है तो अप्रूव कर देगा, नहीं तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा और फिर रिजेक्ट कर देगा। अगर वो सेटिस्फाइड है और अप्रूव कर देगा तो क्या? तो आप सेक्शन 8 कंपनी, तो आप नॉर्मल कंपनी बन गए? नहीं 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 नहीं, अभी तो प्रोसेस बाकी है। अब आप जनरल मीटिंग फिर से बुलाओगे और एसआर पास करोगे कि दोस्तों एमओए एओए ऑल्टर कर लू क्या? अगर तुमने अलाउ कर दिया तो वो ऑल्टर करूंगा और वो किसके पास फाइल करूंगा? आरओसी के पास। अब आरओसी मेरे को नया क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इतना सब करने से अच्छा है एक काम करो, कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दो। जो उन्होंने सेक्शन 8 में कंडीशंस लिखे हैं ना, उस कंडीशन को तोड़ दो। देखो घर आके तुमको बदल के जाएगा, तुमको जाने की जरूरत ही नहीं है सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तुम्हारे घर आके बदल के जाएगा। होम सर्विस कैसे? अगला पॉइंट पढ़ो सर, क्या कहता है दोस्तों? पढ़ो पॉइंट नंबर 6, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस एंड कन्वर्जन टू नॉर्मल कंपनी। दोस्तों अगर क्या हुआ है, अगर आपने सेक्शन 8 का कॉन्ट्रवेंशन किया है या फिर लाइसेंस के टर्म्स का कॉन्ट्रवेंशन किया है या फिर अगर आपने कंपनी के अफेयर्स जो है फ्रॉडलेंटली कंडक्ट किए हैं और अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट कंडक्ट किया है, क्या किया है आपने? सेक्शन का कॉन्ट्रवेंशन, एक्ट का, लाइसेंस के टर्म्स का कॉन्ट्रवेंशन, या फिर अगर आपने फ्रॉड किया है तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन? रीजनल डायरेक्टर ऑर्डर देगा कि आपके लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाए, आपको नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए। और जब नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट होगे तो अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करना। अरे भाई क्या ऐड करना? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करना। और उसके बाद आरओसी आपको क्या करेगा? आरओसी आपको उस नाम से रजिस्टर करेगा। देख रहे हो होम डिलीवरी सर्विस। तो तुमको क्या करना है? सिर्फ सेक्शन का कॉन्ट्रवेंशन करना है और जाके आरडी को बता देना, हो गया भाई कॉन्ट्रवेंशन। वो तुम्हारा लाइसेंस रिवोक करेगा, तुमको कन्वर्ट करेगा। उसके बाद तुमको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नाम ऐड करके किसके पास जाना पड़ेगा? आरओसी। सर एक बात पूछूं क्या? सर मेरी कंपनी का पहले नाम क्या था? टाटा चैरिटी फाउंडेशन। क्या नाम था? टाटा चैरिटी फाउंडेशन। अब मेरे नाम के आगे फाउंडेशन हट जाएगा और क्या वर्ड लगेगा? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। क्या इसको चेंज ऑफ नेम माना जाएगा? क्या इसको चेंज ऑफ नेम माना जाएगा? सर वैसे चेंज ऑफ नेम माना जाएगा, लेकिन क्या आरओसी का अप्रूवल लगेगा इसके लिए? नहीं सर, जब भी आप नाम बदलते हो ना आरओसी का अप्रूवल लगता है, पर इस केस में आरओसी का अप्रूवल लगेगा नहीं, क्योंकि आप नाम नहीं बदल रहे हो। आप अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा रहे हो, या अगर आप हटाओगे भी तो भी आपको आरओसी का अप्रूवल नहीं लगेगा, पर उसको इंटीमेट जरूर करना पड़ेगा। सर उसके बाद आगे आ जाओ। देखो दोस्तों, सर अभी आपका लाइसेंस रिवोक हुआ था। रिवोक मतलब क्या? अभी अभी आपको थप्पड़ पड़ा था, अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री लात भी पड़ेगी। अगर लाइसेंस रिवोक करने के बाद आरडी को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में या तो तुमको वाइंड अप कर देना चाहिए या अमेलगमेट कर देना चाहिए, तो वो तुमको कर देगा। सर अगर वाइंड अप कर रहा है तो क्या होगा और अमेलगमेट कर रहा है तो क्या होगा? अगर अमेलगमेट कर रहा है तो वो उसी कंपनी के साथ करेगा जिसके तुम्हारे से। अच्छा सुन रहे हो क्या? अरे सुन रहे हो क्या? अरे हाँ क्या? सर अमेलगमेट उसी कंपनी के साथ करेगा जिसके साथ तुम्हारा सिमिलर ऑब्जेक्ट है। पर सर वाइंड अप अगर कर रहा है तो सवाल यह है, कभी कभी सरप्लस असेट बच जाते हैं, तो सरप्लस असेट या तो उसको क्या करना, उसको एज इट इज दूसरे सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर कर देना। पर अगर नहीं कर पा रहे हो तो सरप्लस असेट को सेल करना, जो फंड्स आएंगे उसको आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में जमा कर देना। क्या कहता है? इफ ऑन अ वाइंडिंग अप आफ्टर सैटिस्फैक्शन देयर रिमेन्स एनी एसेट, इट मे बी ट्रांसफर्ड टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी और सोल्ड करके उसकी जो प्रोसीड्स है उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में डाल दीजिएगा। और सर अगर आपने इस सेक्शन का कॉन्ट्रवेंशन किया है तो कंपनी को फाइन लगेगा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का, और डायरेक्टर्स को फाइन लगेगा 25,000 से 25 लाख रुपए का। कंपनी को 10 लाख से 1 करोड़ और डायरेक्टर्स को 25,000 से, तुम लोग पढ़ लेना सर, पेनल्टी। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, क्या सेक्शन 8 कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली हो सकती है? नहीं। क्या एग्जिस्टिंग कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है? हाँ। उसके बाद क्या एक फर्म मेंबर बन सकता है नॉर्मल कंपनी में? नहीं। सेक्शन 8 कंपनी में? हाँ सर। और उसके बाद आप देखो सेक्शन 8 कंपनी के एग्जेम्पशंस है, वो हम रिस्पेक्टिव सेक्शंस में पढ़ लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 क्या कहते हैं? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बताओ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन? दोस्तों इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेसिकली ये है कि आप एक बार अपने आप को कंपनी बना लेते हो तो आप क्या बन गए? बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब अब आपका सेपरेट लीगल एंटिटी है, अब आप केस कर सकते हो किसी पे, आप पे कोई केस कर सकता है, परपेचुअल सक्सेशन है, वो सारी चीजें होती है दोस्तों। अब आप देखो, अगर एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
सब्सक्राइबर जो है वो क्या बन जाएंगे, मेंबर्स बन जाएंगे, और कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट बनेगी जिसका परपेचुअल सक्सेशन होगा, अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, और किसी को केस करना चाहे तो किसी पे केस भी कर सकती है। क्या वेरी सिंपल सर। तो सेक्शन 9 क्या कहता है सर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखो एक क्वेश्चन आ रखा है इस पे, क्वेश्चन नंबर 30। आपको वहां पे लिखने की जरूरत पड़ेगी कि भैया जिस दिन से आपका इनकॉर्पोरेशन होता है, सब्सक्राइबर्स जो है वो मेंबर बन जाते हैं, और कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, केस कर सकता है, सू कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, और प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकता है। उसके बाद दोस्तों सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल। सर आपने आरओसी को अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल भेजा था, उससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब एमओए और एओए आपने भेजा ना, तो लोग बंध जाते, कंपनी तुम्हारी तरफ बंध गया और तुम कंपनी की तरफ बंध गए। लेकिन मेंबर्स आपस में बाइंड होते हैं क्या दोस्तों, मेंबर्स आपस में बाइंड नहीं होते। द कंपनी इज लाइबल टू मेंबर्स, मेंबर्स आर लाइबल टू कंपनी। सर मेंबर्स कंपनी को किस चीज के लिए लाइबल है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, और जो अमाउंट गारंटी दिया था उसके लिए लाइबल हो, पर मेंबर्स आर लाइबल टू कंपनी, कंपनी इज लाइबल टू मेंबर्स, बट मेंबर्स आर नॉट लाइबल टू ईच अदर। सर तो देखो क्या कहता है सर, अगर आपका प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एमओए और एओए शैल बाइंड द कंपनी एंड मेंबर्स देयरऑफ टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन। सर आप एक दूसरे को बाइंड करोगे। सर इस और एक बात सुनो, जो भी पैसा कंपनी को अपने मेंबर से लेना है, तुम ये मत समझना तुम पैसा देके एहसान कर रहे हो, इट विल बी कंसिडर्ड एज डेट ड्यू टू द कंपनी। मतलब मान लो तुमने अगर बोला था कि मैं 10 रुपए का शेयर खरीदूंगा, तुमने 6 रुपए पे कर दिया और 4 रुपया अनपेड है। अगर तुमसे मांग रहे हो और तुम नहीं दे रहे हो तो ये तुम्हारी मर्जी नहीं है, कंपनी तुमसे ऐसे रिकवर करेगा जैसे तुमने कंपनी से 4 रुपए का उधार ले रखा था। तो देखो क्या कहता है, ऑल मनीज पेबल, all monies payable by the member shall be a debt due from him to the company. All monies payable shall be a debt due by him to the company, and note company is liable to member and vice versa, but members are not liable to each other. क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो दोस्तों, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? यस सर। उसके बाद एक सिंपल सेक्शन, सेक्शन 10 है, गहरी सांस लो, एक गहरी सांस लो, 15 मिनट और चलने दो, एक गहरी सांस लो। सर सेक्शन 10 क्या कहता है, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। सर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। आप बिजनेस कब शुरू कर सकते हो? क्या आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही तुरंत शुरू कर सकते हो? नहीं सर, आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो या आप बोरोइंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बिजनेस या बोरोइंग, तो आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला, आपको एक डिक्लेरेशन, एक किसी भी डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आरओसी को विद इन 180 डेज कि सब्सक्राइबर ने जो वादा किया था वो निभा दिया। मतलब उन्होंने बोला था हम पैसे लेके आएंगे, वो पैसा लेकर के आ गए हैं। और दूसरा, 30 दिन के अंदर आपको अपने आरओसी को क्या करवाना पड़ेगा, वेरीफाई। सर दो बोला, एक 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन विद इन 180 डेज और 30 डेज के अंदर वेरिफिकेशन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तब जाके आप अपना बिजनेस कमेंस कर सकते हो। और साथ में सुनो, अगर तुमको बिजनेस कमेंस करने के लिए किसी, अच्छा ये जो डिक्लेरेशन है सर, डिक्लेरेशन, सर ये डिक्लेरेशन में तो डायरेक्टर झूठू भी लिख सकता है, इसलिए हमने बोला उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, उसमें कोई सीए, सीएमए या सीएस जो है उस डिक्लेरेशन को ऑथराइज भी करेगा। और दूसरा दोस्तों प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, सर ये डिक्लेरेशन कौन से फॉर्मेट में होगा? फॉर्म नंबर 10A है, डिक्लेरेशन 20 है, INC 20 है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सर कभी कभी ना एक और चीज की जरूरत होती है कि मान लो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो शायद ऐसा होगा कि बिजनेस शुरू करने के पहले आपको सेबी का अप्रूवल लगना था या आरबीआई का अप्रूवल लगना था, किसी सेक्टोरियल रेगुलेटर का अप्रूवल लगना था, तो वो अप्रूवल भी लेकर के तेरे को कहां जमा करना पड़ेगा, आरओसी के पास। उसके बाद ही तू क्या कर सकता है, बिजनेस शुरू। तो देखो दोस्तों क्या कहता है, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो या बोरिंग पावर एक्सरसाइज करना चाहते हो तो एक डायरेक्टर का डिक्लेरेशन लगेगा 180 दिन के अंदर, जहां पे वो बोलेगा कि सब्सक्राइबर ने पैसा दे दिया है, और आरओसी को आरओ का वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर उसके बाद देखो दोस्तों, ये डिक्लेरेशन जो है कौन से फॉर्म में होगा, अंडर सेक्शन 10A विल बी फॉर्म INC 20A एंड इट शैल बी वेरीफाइड बाय CA, CS, CMA इन प्रैक्टिस। उसके बाद सर कंपनी को अगर सेक्टोरियल रेगुलेटर का अप्रूवल लेना है तो वो अप्रूवल भी लेकर के आपको डिक्लेरेशन के साथ देना पड़ेगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान से सुनो, सर अगर आपने 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन नहीं दिया और अगर आरओसी को लगता है इट हैज RGTB, ये कौन सी बीमारी है सर, टीबी तो सुना था, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, मतलब आप एक तरह की शेल कंपनी हो, तो आरओसी आपके ऊपर रिमूवल ऑफ नेम का एक्शन ले सकता है, रिमूवल ऑफ नेम का एक्शन ले सकता है। सर सेक्शन नंबर 11 है क्या, सेक्शन नंबर 11 है क्या? नहीं सर बस वो एक ही सेक्शन तो हमको याद है कि वो नहीं है। व्हाट इज सेक्शन नंबर 12 एंड 13? सर वेरी इजी, इस कॉन्सेप्ट पे अपनी पूरी एनर्जी लगाओ। 12 और 13 क्या कहते हैं सर, सेक्शन 12 और 13? ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना।
मैं आपसे फेस टू फेस वाले बच्चे जो बैठे हैं, आपकी आगे क्लास हो सकती है, तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूंगा, रिवीजन जो है बाद के लिए भी है, तो मैं एक ही फ्लो में आगे थोड़ा और रिवीजन लेना चाहता हूं। आप लोगों को अगर भूख लगे बीच में, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, एकदम आराम से बिना डिस्टर्ब किए धीरे धीरे आप लोग साइड से निकल जाना, ठीक है? अगर आप लोगों को जाना है, क्योंकि रिवीजन जो है ऑनलाइन वाले बच्चे बाकी लोग भी हैं, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? आप लोग जब तक बैठ के सुन सकते हो, ठीक है? नहीं तो धीरे धीरे करके चले जाना, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस मत करना प्लीज, ठीक है? सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या कहा दोस्तों, सेक्शन नंबर 12 और 13 मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सेक्शन सुन के जाना। सर सेक्शन नंबर 12 और 13 किसके बारे में बात करता है? सबसे पहले सेक्शन नंबर 13 पढ़ेंगे। क्या है सेक्शन नंबर 13? सर सेक्शन नंबर 13 बात करता है ऑल्टरेशन ऑफ एमओए के बारे में। दोस्तों सुनना मेरी बात ध्यान से। सर सेक्शन नंबर 13 का मैं आपको स्टार्टिंग लाइन बता दूं, सब्जेक्ट टू व्हाट इज रिटन इन सेक्शन 61 में जो लिखा है उसको सलाम करते हुए, मतलब उसकी इज्जत रखते हुए और उसको अलग करते हुए सेक्शन नंबर 13 क्या बोल रहा है? अगर आपको एमओए में तिनका भर का भी ऑल्टरेशन करना है, व्हाट इज सेक्शन 13? ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अगर आपको मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन करना है तो दो चीजें करनी पड़ेगी, पहला एसआर पास करना और दूसरा इस प्रोविजन का कंप्लायंस करना। बोलो क्या दो चीज है? और ये सेक्शन का कंप्लायंस। अब दोस्तों उसके बाद सुनना, आप अगर कोई भी ऑल्टरेशन कर रहे हो एमओए में, चाहे तुमने पूछा किसी से नहीं पूछा किसी से, कोई भी एमओए में ऑल्टरेशन हो रहा है, तो आप आरओसी को जो एसआर पास किया वो भी भेज देना, और अगर सीजी का अप्रूवल आया है तो वो भी भेज देना। मतलब आप आरओसी को सारी बातें फाइल करोगे। कितने दिन के अंदर करते हो सर यूजुअली? जनरली आप आरओसी को सारे फाइलिंग 30 डेज के अंदर करते हो। सबसे पहले सर आ जाओ नेम क्लॉज पे। सर क्या आप नेम क्लॉज का ऑल्टरेशन कर सकते हो? आप बिल्कुल नेम क्लॉज का ऑल्टरेशन कर सकते हो। सर मान लो रिलायंस टेक्सटाइल लिमिटेड था, अब वो क्या बन गया? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। क्या आप नेम क्लॉज का ऑल्टरेशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे होगा सर नेम क्लॉज का ऑल्टरेशन? दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। सर नेम क्लॉज का ऑल्टरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अप्रूवल लगेगा आरओसी का। उसको फॉर्म नंबर छोड़ दो, आरओसी का अप्रूवल लगेगा। सर अप्रूवल की जरूरत नहीं है अगर आप अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा रहे हो या हटा रहे हो, पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सर आरओसी का अप्रूवल। दूसरा सर नाम चेंज करने के बाद आरओसी जो है आपका न्यू नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में लिखेगा और आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, और जिस दिन सर्टिफिकेट आया उस दिन से आपका नेम चेंज वैलिड हो जाएगा। मतलब सर मेरे को एक बात बताओ, मेरे को आरओसी के अप्रूवल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सर आरओसी ये चेक करेगा कि जो तेरा नया नाम है वो IOU सेटिस्फाई करता है क्या, कहीं वो आइडेंटिकल तो नहीं है, कहीं वो ऑफेंस तो नहीं है, और कहीं तो वो अनडिजायरेबल नहीं है। तो इसलिए आपको किसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा? आरओसी को। सर पहले आप आरओसी का अप्रूवल लोगे और उसके बाद उसी को इंटीमेट करोगे और वो COI में रजिस्टर कर देगा। लेकिन दोस्तों सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सर 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 अप्रूवल की जरूरत नहीं है अगर आपका चेंज कितना है पता है? आपके नाम में आप एक वर्ड ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो तो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सर चेंज ऑफ नेम इज नॉट अलाउड अगर कंपनी ने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भरा है तो नॉन कंप्लायंस करके नाम नहीं चेंज कर सकता, या फिर डिपॉजिट डिबेंचर या इंटरेस्ट नहीं दिया है तो तू ये सब डिफॉल्ट करके अपना नाम चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाओ सर सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। क्या सर मैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकता हूं? हाँ। देखो दोस्तों अगर मैं एक ही स्टेट के अंदर चेंज कर रहा हूं तो मेरे को सेक्शन 13 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम में सिर्फ स्टेट लिखा रहता है। फर्क कब पड़ेगा? अगर मैं स्टेट चेंज कर रहा हूं, जैसे मैं कर्नाटका से महाराष्ट्र आ गया, तो मेरे को बताओ सर कर्नाटका से महाराष्ट्र आ गया तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगा? कंपनी जाएगा रीजनल डायरेक्टर के पास। क्या बोलेगा? रीजनल डायरेक्टर मैं ना स्टेट छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को अप्रूवल दे दे। सर कौन से वाले रीजनल डायरेक्टर के पास जाओगे? आप जो स्टेट छोड़ के जा रहे हो ना उसके रीजनल डायरेक्टर। आप कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहे हो तो आप किसके रीजनल डायरेक्टर के पास जाओगे? कर्नाटका। और आप क्या बोलोगे कि सर मेरे को स्टेट छोड़ के जाना है। अब सर रीजनल डायरेक्टर अपना टाइम लेगा और आपका सीपीएस चेक करेगा। समझ रहे हो ना तुम? सर सीपीएस, सी कंसेंट, क्या हमको सारे क्रेडिटर्स का कंसेंट है? पी क्या तुमने एडिक्वेट प्रोविजन बना रखा है? एस क्या आपने बराबर सिक्योरिटी बना रखा है? ये चेक करने के बाद आरडी आपको कितने दिन के अंदर अप्रूवल देगा? 60 डेज के अंदर। वो अप्रूवल मिलने के बाद आप क्या करोगे? सर आप आरओसी के पास जाओगे और आरओसी को बोलोगे क्या कि भैया मेरे को अप्रूवल आ गया, तू प्लीज मेरा मेमोरेंडम चेंज हो गया उसको तू रजिस्टर कर ले, और आरओसी आपको क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पर दोस्तों जब आप आरडी के पास जाओगे ना, आप खाली हाथ नहीं जाओगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे कि भैया पहला आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया, दूसरा एसआर की कॉपी दे देना, तीसरा आपका जो अभी वाला मेमोरेंडम एओ है उसकी कॉपी दे देना, चौथा आप उसको क्रेडिटर्स का पूरा लिस्ट दे देना, क्योंकि अगर आप क्रेडिटर्स का लिस्ट नहीं दोगे तो उनका कंसेंट कैसे चेक करेगा? वो सारा लिस्ट दे देना। और ये सब करने के पहले आपको एक पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में कि हजरात 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 हम कर्नाटका छोड़ के कहां जा रहे हैं? महाराष्ट्र जा रहे हैं। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? ये देखो सर क्या कहते हैं। सर सबसे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सीजी का।
ठीक है, अगर आप एक स्टेट से अदर स्टेट जा रहे हो तो आपको सीजी में आरडी का अप्रूवल लगेगा। सर नेम क्लॉज के लिए किसका अप्रूवल लग रहा था? आरओसी का। यहां पे किसका अप्रूवल लगेगा? आरडी का। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन कैसे अकंपनी होगा? इट विल बी अकंपनीड बाय एमओए, एमओए का कॉपी, जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, बोर्ड रेजोल्यूशन, और क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर का पूरा पूरा लिस्ट। किसका लिस्ट? क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर का। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन देने के बाद क्या होगा? ऑन सच एप्लीकेशन सीजी क्या, आपका आरडी क्या करेगा? आरडी एप्लीकेशन को 60 डेज के अंदर डिस्पोज करेगा और क्या ले लेगा सर? सीपीएस, कंसेंट प्रोविजन सिक्योरिटी। क्या हमारे सारे क्रेडिटर्स का कंसेंट है? क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रोविजन बना हुआ है उनके डेट्स को डिस्चार्ज करने के लिए? और क्या एडिक्वेट सिक्योरिटी है? और उसके बाद सर सुनो मेरी बात ध्यान से, एक याद रखना, नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर एप्लीकेशन एक एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा 2 न्यूज़पेपर में। याद है आपको, आप पब्लिक नोटिस दे रहे थे, वो एडवर्टाइजमेंट आपको 2 न्यूज़पेपर में करना पड़ेगा। और उसके बाद सीजी का अप्रूवल आएगा। सर जो भी सीजी का ऑर्डर आया ना, वो आप आरओसी को फाइल करोगे। कौन से आरओसी? दोनों आरओसी, कर्नाटका वाले भी और महाराष्ट्र वाले भी। और सर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन देगा? महाराष्ट्र वाला, जो स्टेट में आप आ रहे हो। तो आप देखो सर, आरओसी ऑफ ईच स्टेट में आप 30 डेज के अंदर फाइल करोगे, आरओसी आपका नाम रजिस्टर करेगा और आरओसी जो है आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। कौन सा आरओसी? महाराष्ट्र। जिस स्टेट में आप शिफ्ट हो रहे हो वहां का आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। क्या तुमको समझ में आया सर? सर देयर इज अ 60 डेज के अंदर आरडी अप्रूवल देगा। 30 डेज के अंदर आप क्या करोगे? सॉरी 60 डेज के अंदर क्या होगा? अप्रूवल आएगा। 30 डेज के अंदर आप आरओसी को इंटीमेट करोगे और आगे आरओसी जो है आपको 30 डेज के अंदर सर्टिफिकेट। आप मेरे साथ हो गया? यस सर। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्या आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो सकता है? सर 2 चेंजेस है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला दोस्तों, अगर आपने पब्लिक से पैसा रेज किया है थ्रू प्रोस्पेक्टस और उसमें से कुछ पैसा अगर अनयूटिलाइज्ड है, और जो पैसा अनयूटिलाइज्ड है उसका आप ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? देखो 2 चीजें। सबसे पहला आप एसआर पास करो, दूसरा आप जो डिटेल्स है ना रेजोल्यूशन का, वो आप न्यूज़पेपर में भी दो और वेबसाइट में भी दो। सर जब भी न्यूज़पेपर की बात आती है तो कितने न्यूज़पेपर? 2, एक, दूसरा वर्नाक्युलर। उसके में आप जस्टिफिकेशन भी देना क्यों चेंज कर रहे हैं। तीसरा सर जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है ना, नाराज फूफा, उनको एक एग्जिट ऑप्शन देना। कौन देगा? प्रमोटर या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर बाई एट द प्राइस एज पर सेबी। सर क्या देना पड़ेगा? एग्जिट ऑप्शन। किसको? डिसेंटिंग शेयर होल्डर को। कौन देगा? प्रमोटर या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर। क्या प्राइस पे? वो जो सेबी रेगुलेशन से डिसाइड होगा। तो दोस्तों क्या किया है आपने? पब्लिक से पैसा रेज किया है प्रोस्पेक्टस के हिसाब से, उसमें से कुछ पैसा अनयूटिलाइज्ड है और अब आप उसका ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो। तो सबसे पहले एसआर पास करना, दूसरा न्यूज़पेपर और वेबसाइट में पूरा जस्टिफिकेशन देना, और तीसरा आपको क्या करना पड़ेगा? डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा। तब जाके आप ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर सकते हो। पर ये एमओए वाला नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्लॉज नहीं है सर। अगर आपको एमओए का नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है ना, तो लोड ही नहीं है। अरे लोड स्पेस ही नहीं है। क्या सर? अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है तो भैया आरओसी जो है उसको रजिस्टर करेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड सर्टिफाई दैट द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एसआर। सर मतलब आपको चुपचाप एसआर पास करना है, आप जाके आरओसी को बताओगे, आरओसी उसको रजिस्टर करके आपको सर्टिफाई कर देगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो गया है। उसके बाद दोस्तों और तो कुछ नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, no alteration shall be made unless it has the effect of unless shall have effect unless it is registered। मतलब जब तक आरओसी किसी चेंज को रजिस्टर नहीं करेगा तब तक वो इफेक्ट नहीं लेगा। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? ये कौन सा सेक्शन था सर? सेक्शन 13, जो किसकी बात करता है? जो ऑल्टरेशन ऑफ एमओए की बात करता है। लेकिन अब दोस्तों एक बार आ जाओ सेक्शन नंबर 12, जो आपके ऑल्टरेशन की बात करेगा, लेकिन ये स्पेसिफिक किसकी बात करेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इधर देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सेक्शन 12 खत्म होने के बाद मैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए रुकूंगा, जहां मैं आपको बाहर जाने दूंगा, फिर मैं कंटिन्यू करके सेक्शन 22 तक खत्म कर दूंगा। पर मेरी बात ध्यान से सुनना, सेक्शन 12 के बाद 2 मिनट के लिए रुकूंगा। ओए जा, सेक्शन 12 के बाद 2 मिनट के लिए रुकूंगा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर सेक्शन 12 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट, पूरे ध्यान से सुनना और बहुत प्रेम से सुनना। क्या पता यही तुम्हारे 4 मार्क का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए बन रहा हो। क्या पता यही 4 मार्क का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए तुम अभी सुन रहे हो। सेक्शन 12 बात करता है किसके बारे में? रजिस्टर्ड ऑफिस।
सर सबसे पहले मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा अभी तक बना नहीं था। आप याद करो, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैंने दिया था एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस टिल आरओ इज एस्टैब्लिश्ड, अभी तक रजिस्टर्ड ऑफिस बना नहीं था। तो अब मैं क्या करूंगा, सुनना मेरी बात ध्यान से सर, जैसे ही मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके 30 दिन के अंदर मैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई करवाऊंगा। किसके पास? आरओसी के पास। मतलब मैं रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढूंगा भी, अग्रीमेंट भी करूंगा और आरओसी के पास वेरीफाई करवा लूंगा। तो विद इन 30 डेज आरओसी के पास आप रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई करवाओगे। सर आरओ का काम क्या होते हैं? वहां पे बिजनेस नहीं होता है, वहां पे सारे नोटिसेस और कम्युनिकेशंस आते हैं। उसको कितने दिन के अंदर वेरीफाई कराओगे? 30 दिन के अंदर। उसके बाद दोस्तों देखो, हर कंपनी में ना आपको शो ऑफ करना पड़ेगा। शो ऑफ मतलब आपको अपना नाम, अपना एड्रेस, ये हर जगह शो ऑफ करना पड़ेगा। कहां कहां पे दोस्तों? देखो सर, सबसे पहला आपको अपना नाम और एड्रेस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस का अपने हर ऑफिस के बाहर लगाना पड़ेगा। नेम एंड एड्रेस आरओ का आउटसाइड एवरी ऑफिस और इन अ कॉन्स्पिशियस पोजीशन, लेजिबल लेटर्स इन जनरल यूज, मतलब वहां के लोकल लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपना नाम जो है वो सील, कॉमन सील अगर है तो उसमें इंग्रेव करवाना पड़ेगा। सर आपका नाम, एड्रेस ऑफ आरओ, सिन नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सब प्रिंट करवाना पड़ेगा बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। और अगर आप हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह बना रहे हो तो उसमें भी आपको नाम प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो देखो, कहीं पे नाम है, कहीं पे नाम और एड्रेस है, और कहीं पे नाम, एड्रेस और पूरी जन्म पत्रिका है। सर नाम और एड्रेस कहां है? सारे ऑफिस के बाहर, आरओ का सारे ऑफिस के बाहर। कॉन्स्पिशियस पोजीशन, लेजिबल कैरेक्टर। कॉन्स्पिशियस पोजीशन मतलब क्या? पढ़ने योग्य। पता चला इस रूम के बाहर मैंने कहां पे रखा है हमारा बोर्ड, पता है? यहां पे नीचे रखा है मैंने बोर्ड। अब ये तुमको कहां से दिखेगा? इट शुड बी इन कॉन्स्पिशियस पोजीशन। दूसरा, लेजिबल फॉर्मेट में होना चाहिए। पहला हो गया, कहां हो गया पहला? हर ऑफिस के बाहर। दूसरा, कॉमन सील। कॉमन सील में खानदान का नाम थोड़ी लिखोगे, सिर्फ कंपनी का नाम लिखोगे। तीसरा, ऑफिशियल पब्लिकेशंस और बिजनेस लेटर्स। पेपर में तो बहुत जगह होती है, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वेबसाइट सब लिख दे। उसके बाद लास्ट में सर आपके जितने भी प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी आपका नाम होना चाहिए। एड्रेस होगा क्या? नहीं सर। और दोस्तों सुनो, अगर पिछले 2 साल में आपका नाम चेंज हुआ है जोमैटो टू इटर्नल, अगर आपका जोमैटो टू इटर्नल नाम हुआ है तो हर जगह जहां भी आप ब्रैकेट में इटर्नल लिखोगे ना, वहां ब्रैकेट में फॉर्मरली नोन एज जोमैटो लिखना पड़ेगा आपको। 2 साल तक आपको वो पुराना नाम भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब दोस्तों मेरे को बताओ, आरओ चेंज हो सकता है क्या? अब तुम मेरे से चार्ट फॉर्मेट में सुनो, जो बच्चों तुमने ऑलरेडी नोट्स में बना रखा है। दोस्तों सर अगर आप आउटसाइड स्टेट जा रहे हो, आउटसाइड स्टेट जा रहे हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? कहां कवर हो गया वो सिचुएशन? सेक्शन नंबर 13 में क्या करना पड़ता है सर? सीजी का अप्रूवल लगता है। फिर उसके बाद सर बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है क्या? वो तो हर जगह लगता है सर। एसआर पास करना पड़ता है और फिर सीजी का अप्रूवल भी लगता है। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ सर। लेकिन दोस्तों सवाल तब आ रहा है जब आप स्टेट के अंदर ही हो। सर स्टेट के अंदर अब 2 चीजें हो सकती है, आप विद इन सीटीवी हो या आउटसाइड सीटीवी हो। विद इन सीटीवी मतलब सिटी, टाउन या विलेज, मतलब मेरे शहर के लोकल लिमिट्स के अंदर ही हूं। मतलब जैसे 2nd फ्लोर से 4th फ्लोर आ गया। अगर इतना ही चेंज हो रहा है ना दोस्तों, तो क्या बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा? हाँ। क्या एसआर लगेगा? नहीं। क्या सीजी का अप्रूवल लगेगा? नहीं। अरे बेटा, जहां तुम शेयर होल्डर को ही परेशान नहीं कर रहे हो, वहां तुम सीजी को क्या ही परेशान करोगे, तो ये नहीं लगेगा। पर दोस्तों अगर आप स्टेट, अपने लोकल लिमिट्स के बाहर जा रहे हो, तो 2 सवाल उठ के आता है। क्या? कि आपका आरओसी सेम है कि आरओसी बदल गया? सर आरओसी सेम है कि आरओसी बदल गया? सर आज के डेट में, इन टुडेस टाइम, आगे चल के इसमें अमेंडमेंट आ सकते हैं, पर आज के डेट में आरओसी, एक ही स्टेट के अंदर आरओसी चेंज कैसे हो सकता है? 2 जगह, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु। महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई, तमिलनाडु में चेन्नई और कोयंबटूर। ये दोनों जगह एक स्टेट में 2 आरओसी है। तो आप समझो सर आरओसी अगर सेम है तो क्या बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा? हाँ। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा? यस। तू लिमिट, आउटसाइड लिमिट जा रहे, एक गोल्डन रूल याद कर ले, तू सिटी, टाउन या विलेज के आउटसाइड जाएगा ना लोकल लिमिट्स के, तो एसआर मैंडेटरी है। क्या सीजी का अप्रूवल लगेगा? नहीं सर। क्यों? आरओसी सेम है ना। क्यों? आरओसी सेम है। उसके बाद दोस्तों अगर आरओसी चेंज हो गया, तो जैसे पुणे से मुंबई चला गया, तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा? हाँ। एसआर लगेगा? हाँ सर। तू आउटसाइड लोकल लिमिट जा रहा है ना? हाँ। क्या सीजी का अप्रूवल लगेगा? हाँ सर। सर सीजी का अप्रूवल कैसे लगेगा? कंपनी जाएगा किसके पास? आरडी के पास। सर 2 आरओसी इन्वॉल्व हो रहे हैं, पुणे का और मुंबई का, तो किसके पास जाना पड़ेगा? आरडी। कौन से स्टेट के आरडी? महाराष्ट्र के स्टेट के आरडी। सर आरडी अप्रूवल देगा कितने दिन के अंदर? 30 डेज। यहां पे 60 डेज नहीं है, कितना है? 30। क्यों?
क्योंकि सर यहां पे सीपीएस वाला प्रोविजन नहीं है, आपको क्रेडिटर का कंसेंट, क्रेडिटर के प्रोविजन, क्योंकि तू सेम स्टेट के अंदर है ना, तो ज्यादा किचकिच नहीं करना है, 30 दिन में अप्रूवल आ जाएगा। पर जब आरडी ने 30 दिन में अप्रूवल दे दिया तो नखरे लेकर के तू जाएगा किसके पास? आरओसी के पास। अनयूजुअली कितने दिन के अंदर? 60। आइडली कितना होना चाहिए था? 30, पर क्या लिख दिया? किचकिच 60। और फिर आरओसी क्या देगा आपको? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? सर जब सेक्शन 13 आप पढ़ रहे थे तो ये सिमिलर प्रोविजन क्या था? 60 30 30। 60 क्या था? आरडी का अप्रूवल 60 डेज, 30 डेज के अंदर आप आरओसी के पास जाओगे और आरओसी आपको सीओआई देगा। लेकिन दोस्तों आपके यहां पे क्या हो गया? यहां पे हो गया 30 60 30। क्या मतलब? सर ये 30 डेज के अंदर आरडी अप्रूवल देगा, 60 डेज के अंदर आप आरओसी के पास जाओगे, 30 डेज के अंदर आपको सीओआई मिल जाएगा। यहां पे सर कोई पब्लिक नोटिस वाला प्रोविजन नहीं है। वो पब्लिक नोटिस वाला याद है आपको? एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा 30 दिन के पहले, वो प्रोविजन यहां पे नहीं है। क्या तुम दोनों में फर्क समझ पा रहे हो दोस्तों? ये क्या हो गया राजा? ये आपका पूरा का पूरा आरओ का शिफ्टिंग हो गया। एक बात ध्यान से सुन लेना दोस्तों, सुनो, जब आप शिफ्टिंग करोगे ना तो आपको आरओसी क्या दे रहा है? सर्टिफिकेट। वो जो सर्टिफिकेट जब मिल गया ना, इट इज कंक्लूसिव एविडेंस कि आपने सारा प्रोविजन कंप्लाई कर लिया। एक बार सर्टिफिकेट मिल गया ना, बाद में कोई ये नहीं बोल सकता अरे तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, भाड़ में जा। अगर मुझे सर्टिफिकेट मिल गया आरओसी का, कौन सा सर्टिफिकेट सर? ये देखो जो लास्ट में मिल रहा है। अगर मुझे सर्टिफिकेट मिल गया लास्ट में तो ये कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि मैंने सारा कंप्लायंस कर लिया है। अब दोस्तों उसके बाद याद रखना, सर अगर आरओसी के पास आरजीटीबी है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, तो वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और फिजिकल वेरिफिकेशन पे भी पता चला बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आपके नाम का रिमूवल भी करवा सकता है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? अब दोस्तों जितने भी लाइव देख रहे हो तुम लोग एक काम करो, मेरे नोट्स में जो इलस्ट्रेशन है वो गो थ्रू करो, तब तक फेस टू फेस वाले बच्चे जो है तुम क्लास खाली कर सकते हो, ठीक है? प्लीज इस इलस्ट्रेशन को गो थ्रू करो, प्लीज प्लीज प्लीज, एंड जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट द टाइम प्लीज। चलो गाइस फटाफट प्लीज। डन गाइस, चलो सेटल डाउन, सामने वाले फटाफट सेटल डाउन। चलो ऑलराइट गाइस, सुनो मेरी बात ध्यान से दोस्तों। ये क्या हो गया, एक चीज याद रखना, सर हेड ऑफिस में और हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस ये सब अलग होता है। अगर आपको एक्सक्लूसिवली, हाँ मैंने भाई तुम लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं दे दिया हूं मैं, बस जैकेट उतारो, पता चला तुम बोलोगे सर यहाँ पे रिकॉर्डिंग मर्ज कर दिया है सर। सुनो मेरी बात ध्यान से दोस्तों, सर मैंने क्या कहा तुम लोगों से? मैंने ये कहा कि भैया रजिस्टर्ड ऑफिस एक अलग शब्द है, कॉर्पोरेट ऑफिस और हेड ऑफिस अलग शब्द है। मतलब अगर आपका कॉर्पोरेट ऑफिस और हेड ऑफिस चेंज हो रहा है तो सेक्शन 12 और 13 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। उसके बाद आ जाओ दोस्तों, थोड़ा सा ही प्रोविजन बचा है। व्हाट इज सेक्शन नंबर 14? सर सेक्शन नंबर 12 हो गया आपका, क्या था? रजिस्टर्ड ऑफिस। व्हाट इज सेक्शन नंबर 13? आपका ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। व्हाट इज सेक्शन नंबर 14? ऑल्टरेशन ऑफ एओए। क्या आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बदल सकते हो? यस सर बिल्कुल। आपको बेसिकली क्या पास करना पड़ेगा? एसआर।
आप एसआर पास करोगे। सर क्या एओए बदलने के लिए मेरे को सीजी का अप्रूवल लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का? सर वैसे तो अप्रूवल नहीं लगता, बट एक स्पेसिफिक केस में अप्रूवल लगेगा। तो सबसे पहले एसआर पास करना, फिर सीजी का अप्रूवल लेना, फिर जहां जरूरत है, और उसके बाद आप किसको इन्फॉर्म कर देना, आरओसी को इन्फॉर्म कर देना। आरओसी उसको रजिस्टर कर लेगा और आपका आर्टिकल का अल्टरेशन हो गया। 3 स्टेप क्या है? पहला एसआर, दूसरा सीजी का अप्रूवल जहां चाहिए, और तीसरा इंटीमेशन टू आरओसी। सर सीजी का अप्रूवल कहां लगेगा? देखो दोस्तों, प्राइवेट कंपनी एओए चेंज कब होता है यूजुअली? सर एओए सबसे ज्यादा चेंज होता है जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट बनती है या प्राइवेट कंपनी पब्लिक बनती है। अब देखो सर, प्राइवेट का पब्लिक बनना तो समझ में आता है, प्राइवेट तो पब्लिक बनती है आगे चल के, पर पब्लिक का प्राइवेट बनना समझ में नहीं आते। तो जब आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करोगे तब किसका अप्रूवल लगेगा? सीजी का। तो सबसे पहले क्या पास करोगे? एसआर। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो या पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीजी, तो भैया आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा। अब दोस्तों सीजी का अप्रूवल कब लगेगा? जब आप पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो। उसमें सर आपको क्या करना पड़ेगा? सीजी का अप्रूवल लेना है तो सीजी को एप्लीकेशन दूंगा। सर सीजी में किसको एप्लीकेशन दे रहे हो आप? आरडी। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इतनी जगह आरओसी है, इतनी जगह आरडी है, कहां से हम आरडी का कहां से देखें सर हम? दोस्तों आप ना पेज के अपने चैप्टर बुक्स के लास्ट में जाओगे ना, तो इस बार मैंने एक नया शीट ऐड किया है वहां पे कि किसमें आरओसी का अप्रूवल लगेगा, किसमें आरडी का अप्रूवल लगेगा। वहां पे आप देख करके लास्ट में याद कर सकते हो। यहां पे देखो बड़ी बात है, तो हम किसके पास जा रहे हैं? आरडी के पास जा रहे हैं। एप्लीकेशन विद इन 60 डेज ऑफ एसआर, मतलब सबसे पहले एसआर पास किया, फिर 60 डेज के अंदर आप किसके पास गए? आरडी के पास, इन द फॉर्म RD1। उसमें आपने क्या दिया सर? ड्राफ्ट एमओए, एओए, एसआर का रेजोल्यूशन का कॉपी, बोर्ड का रेजोल्यूशन का कॉपी और केएमपी का डिक्लेरेशन की सारा कंप्लायंस हो गया। मतलब ये बेसिक बेसिक बातें तुमने करी और वो तुमको क्या कर देगा सर? तुमको अप्रूवल दे देगा, अप्रूवल दे देगा। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक प्राइवेट कंपनी विच ऑल्टर्स इट्स एओ सच दैट इट डज नॉट इंक्लूड द रेस्ट्रिक्शन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी देयर इन अ प्राइवेट कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी में कौन सा रेस्ट्रिक्शन होता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन फ्रॉम पब्लिक। अगर ये तीनों चीजें अगर नहीं है ना, तो आप क्या बन जाओगे? बाय नेचुरली भी आप पब्लिक कंपनी बन जाओगे। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा पब्लिक कंपनी से आप किस में कन्वर्ट हो रहे हो? प्राइवेट में। तो एक्स्ट्रा क्या लगेगा आपको? सीजी का अप्रूवल। सर एओए को हाथ भी लगाया तो एसआर, पब्लिक को प्राइवेट में कर रहे हो, एओए चेंज कर रहे हो, तो क्या पास करना पड़ेगा? सीजी का अप्रूवल। कितने दिन के अंदर अप्लाई करोगे? एसआर के 60 डेज के अंदर इन द फॉर्म RD1। अब सीजी का अप्रूवल आ जाएगा सर। उसके बाद आप क्या करोगे? आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आरओसी के पास जाओगे विद इन 15 डेज ऑफ ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन के बाद 15 दिन के अंदर आप इसके पास जाओगे, कौन सा डॉक्यूमेंट लेके? ऑल्ट्रेशन जो भी है वो, अप्रूवल ऑफ सीजी और प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड आर्टिकल्स। आप ये सारी चीजें लेके जाओगे कितने दिन के अंदर? 15 दिन। यूजुअली आप आरओसी के पास 30 दिन के अंदर जाते हो, यहां पे आप 15 दिन में जाओगे और आरओसी उसको नोट कर लेगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से जब भी आर्टिकल्स में कोई ऑल्ट्रेशन होगा, जब भी आर्टिकल में कोई ऑल्ट्रेशन होगा, ऐसा माना जाएगा जैसे कि ये ओरिजिनली आर्टिकल्स में था, शुरू से आर्टिकल्स में था, ऐसा माना जाएगा। क्या मतलब सर? देखो, एन ऑल्टरेशन इन एओए शैल बी वैलिड एज इफ इट वर ओरिजिनली इन द आर्टिकल्स। इसको ऐसे इज्जत दी जाएगी जैसे कि तो शुरू से पड़ा हुआ था भाई, ये कोई अमेंड नहीं हुआ है। उसके बाद एंड्रयू वर्सेस गैस मीटर कंपनी, सुन लो सर, आर्टिकल्स को अमेंड करने का पावर किसके पास है? कंपनी के पास। क्या पास करके? एसआर पास करके। कंपनी जो है, पूरी कंपनी एसआर पास करके किसी डायरेक्टर को नहीं ऑथराइज कर सकती कि तू एओए ऑल्टर कर लेना। ना 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 ना, एओए को ऑल्टर करने का पावर किसके पास है? कंपनी के पास। कंपनी अपने पावर को डेलीगेट नहीं कर सकती। एंड्रयू वर्सेस गैस मीटर का केस लॉ है। क्या तुमको समझ में आया दोस्तों? यस सर। सेक्शन नंबर 15 वेरी इजी, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, एओए टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। हर कॉपी में आप नोट करोगे। नहीं किया तो, अगर आपने गलत कॉपी इशू किया तो एक कॉपी का आपको 1000 रुपया आपको फाइन लगेगा। सेक्शन 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मेरे साथ बोलो, इफ ड्यू टू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज। क्या बोला मैंने? मतलब गलती से या जानबूझ के या अनजाने में, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। सर इफ ड्यू टू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज, इफ द नेम ऑफ अ कंपनी इज आइडेंटिकल टू और टू क्लोजली रिजेंबल टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, किसी नाम से कंपनी के नाम से तेरा नाम मिलता जुलता है। और ये कैसे पता चला? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुओ मोटू पता चला, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरओसी, या तो आरओसी को सुओ मोटू पता चला, या फिर किसी ने एप्लीकेशन दिया है। किसने एप्लीकेशन दिया है? आरपीटी, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क। कितने साल के अंदर? जिस दिन मैं इनकॉर्पोरेट हुआ था या जिस दिन मेरा नाम चेंज हुआ है, उस दिन से 3 साल के अंदर वो एप्लीकेशन अगर देगा तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर लॉ होगा, जो मंजूर लॉ होगा। क्या होगा सर? अब आपका नाम सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी तू अपना नाम चेंज कर। कितने महीने के अंदर? 3। क्या पास करके? ओआर, एसआर नहीं, 3 महीने के अंदर ओआर पास करके नाम चेंज कर। अगर तूने 3 महीने के अंदर नाम चेंज कर दिया तो क्या?
तो अब आरओसी के पास जाओ 15 दिन के अंदर और आरओसी आपका नाम रजिस्टर करके नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। पर अगर आपने 3 महीने के अंदर नाम चेंज नहीं किया तो सर सीजी अपनी मर्जी से आपको एक नाम एलोकेट करेगा और आरओसी को बोलेगा इस नाम का इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दे। मान लो सर सीजी ने नाम दिया ठुल्ले लिमिटेड, तो तुम्हारी कंपनी का नाम आपसे क्या हो जाएगा? ठुल्ले लिमिटेड, और उस नाम का तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। बाद में आप फिर चेंज कर सकते हो क्या? हाँ सर, लेकिन अब चेंज करने के लिए सेक्शन 16 नहीं, सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब अब आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। यहां पे क्या पास करके हो रहा था? ओआर। पर 3 महीने में अगर नहीं किया तो बाद में नाम चेंज करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। जरा ध्यान से लैंग्वेज देखो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। कहते हैं इफ थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज a company on its first registration or later on with a new name इन द ओपिनियन ऑफ सीजी, अगर उसका नाम आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल करता है टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, तो वो कंपनी को बोलेगा अपना नाम चेंज करो और कंपनी 3 महीने के अंदर ओआर पास करके नाम चेंज करेगा। ये तो क्या हो गया सर? जब सीजी को सुओ मोटू, जब सीए, तुमको मैंने क्लास के नोट्स में बहुत डिफरेंटली लिखवाया है, वो लैंग्वेज तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर क्या कहा? सीजी को सुओ मोटू अगर लग रहा है तो वो क्या करेगा? वो आप लोगों का नाम चेंज कर देगा। या फिर सर अगर एप्लीकेशन दिया है आरपीटी ने, आरपीटी बोले तो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क, विद इन 3 इयर्स अगर उसको लगता है आइडेंटिकल है तो वो आपको नाम चेंज करने बोलेगा, 3 महीने में ओआर पास करके कर लेना। पॉइंट नंबर 2, अगर आप नाम चेंज करते हो तो आप 15 दिन के अंदर आरओसी को बताओ और आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और मेमोरेंडम भी देगा। पर दोस्तों अगर आप कंपनी नाम चेंज करने में डिफॉल्ट करते हो तो सीजी आपको नया नाम अलॉट करेगा, रजिस्ट्रार आपको उस नाम से रजिस्टर करेगा और आपको सीओआई दे देगा। उसके बाद अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप लोगों को सेक्शन 13 फॉलो करना पड़ेगा। आपको सेक्शन 13 फॉलो करना पड़ेगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? यस सर। आ जाओ सर अगले सेक्शन में, सेक्शन 17, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स टू बी गिवन टू द मेंबर। सर अगर किसी भी मेंबर को कॉपी चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेगा और कंपनी जो है फीस भरना पड़ेगा, फोकट का नहीं आएगा। कंपनी तुमको 7 वर्किंग डेज के अंदर तुम्हारा डॉक्यूमेंट भेज देगी। अगर नहीं भेज पाई तो हर दिन के डीले का कितना रुपए लगेगा? 1000 रुपीज पर डे, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। अब दोस्तों सेक्शन नंबर 18 बहुत ईजी है सर। कन्वर्जन ऑफ क्लास ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सर अगर आप एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी हो, जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल लिमिटेड कंपनी से अनलिमिटेड कंपनी बन रहे हो, क्या बन रहे हो? लिमिटेड कंपनी से अनलिमिटेड। या बेटर एग्जांपल देता हूं, आप अनलिमिटेड से लिमिटेड बन रहे हो, तो क्या सर आप अनलिमिटेड से लिमिटेड बन सकते हो? सर देखो, अनलिमिटेड से लिमिटेड बनने के लिए आपको एमओए में जो चेंजेस करना है उसके लिए सेक्शन 13 कंप्लाई करो, एओए के लिए जो चेंजेस करना है उसके लिए सेक्शन 14 कंप्लाई करो। मतलब एसआर तो पास करना पड़ेगा। करके जो भी करना है तो करके चेंज हो जा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मान लो सर आप इनकॉर्पोरेट हुए थे, यहां पे, और इतने साल से आप क्या थे? अनलिमिटेड कंपनी। अब आप अचानक से क्या बनना चाहते हो? लिमिटेड कंपनी। तो सुनो, जो तुम्हारे पुराने समय में जो भी तुम्हारी डेट थे, जो भी तुम्हारी लाइबिलिटीज थी, जो भी तुम्हारा ऑब्लिगेशन था, जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था, जो इसके पहले तुमने एंटर किया है, वो सारा ऐसे ही रहेगा जैसे तुम अनलिमिटेड हो। अब जब तुम नए लाइबिलिटीज लोगे वो कैसे रहेंगे? जैसे कि तुम लिमिटेड हो। मतलब पुराने डीएलओसी, क्या बोला मैंने? डीएलओसी, डेट, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्ट, वो ऐसे ही रहेंगे जैसे कि अभी तक आपका कोई स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए एओए करके कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप आरओसी को एप्लीकेशन दोगे और आरओसी आपको क्या दे देगा? आपका फॉर्मर रजिस्ट्रेशन क्लोज करेगा और आपको फ्रेश सीओआई दे देगा। मतलब यहां पे हम कुछ डिटेल नहीं बता रहे, हम बोल रहे एमओए एओए चेंज कर ले, आरओसी को बता दे, आरओसी तेरा पुराना रजिस्ट्रेशन बंद कर देगा और नया रजिस्ट्रेशन ले लेगा। लेकिन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट अफेक्ट एनी डीएलओसी। डीएलओसी बोले तो incurred before conversion and it may be enforced as if such registration has not been done। मतलब तुमने इस डेट के पहले जो भी उधार लिया था तुम्हारे से ऐसे रिकवरी कर सकते हैं जैसे अभी भी तुम क्या हो? अनलिमिटेड कंपनी। और अनलिमिटेड मतलब क्या? अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो इसमें तेरा घर चला जाएगा, इसमें तेरा घर चला जाएगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? यस सर। आ जाओ सेक्शन नंबर 19, वेरी 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 इजी गेट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। व्हाट इज सेक्शन 19? सर सेक्शन 19 का ग्राउंड रूल ये है, अ सब्सिडरी कंपनी शेल नॉट होल्ड शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड अ होल्डिंग कंपनी शेल नॉट अलॉट शेयर्स और ट्रांसफर एनी शेयर्स टू द सब्सिडरी कंपनी। क्या बोला मैंने? सब्सिडरी शेल नॉट होल्ड शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग शेल नॉट अलॉट और ट्रांसफर शेयर्स टू सब्सिडरी कंपनी। एनी सच अलॉटमेंट और एनी सच ट्रांसफर शैल बी वॉइड एक्सेप्ट 3 केसेस। एक्सेप्ट 3 ऐसा केस है जहां पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकते हैं। पहला, वेयर इट इज एक्टिंग एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या एक्ट कर रहा है वो? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा,
इन द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रस्टी। सर पहला लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज मेंबर ऑफ द कंपनी। दूसरा वेयर द सब्सिडरी होल्ड सच शेयर्स इन द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रस्टी। तीसरा where the subsidiary was a shareholder even before it became a subsidiary company, तो it can continue to hold। तो तीन एक्सेप्शन क्या है सर, अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, ट्रस्टी हो या शेयर होल्डर थे पहले से। पर दोस्तों एक बात याद रखना, सर आप अगर शेयर होल्डर तो हो तो क्या आपको राइट टू वोट एट द मीटिंग मिलेगा? हाँ सर, आपको पहले दो केस में राइट टू वोट मिलेगा, लेकिन तीसरे केस में आपको राइट टू वोट नहीं मिलेगा। सर क्या आपको बोनस शेयर इशू हो सकते हैं? आप सबको बोनस शेयर इशू हो सकते हैं। क्या पर आपको राइट शेयर इशू हो सकते हैं? सर आप तीनों को राइट शेयर इशू कायदे से नहीं हो सकते। अरे बोलो हाँ कि नहीं? तो और शेयर्स अक्वायर नहीं कर सकता। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, सर यहां पे मैंने वही चीज लिखी है, वोटिंग राइट्स पहले दो एक्सेप्शन में है, तीसरे एक्सेप्शन में नहीं है। बोनस शेयर आपको तीनों केस में मिल सकता है, लेकिन राइट शेयर्स आपको तीनों केस में नहीं मिलेगा। अब दोस्तों एक बात याद रखना, सर यहां पे एक छोटा सा केस लॉ है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनो मेरी बात ध्यान से। सर मैंने क्या बोला, सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी का शेयर होल्ड नहीं कर सकती। लेकिन सर अगर मान लो एक अमेलगमेशन का स्कीम अप्रूव हुआ है, क्या हुआ है? अमेलगमेशन का स्कीम किसने अप्रूव किया है? ट्राइब्यूनल का। और उस ऑर्डर में ट्राइब्यूनल ने लिखा है कि सब्सिडरी जो है होल्डिंग कंपनी का शेयर होल्ड कर सकती है, तो भाई ने बोला करने का। तो अगर एक अमेलगमेशन की स्कीम की वजह से ट्राइब्यूनल ऑर्डर करता है कि आप शेयर होल्ड कर सकते हो, तो आप होल्ड कर सकते हो। तो ये चौथा एक्सेप्शन हो गया। तीन एक्सेप्शन क्या थे? पहला लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज मेंबर, दूसरा ट्रस्टी, तीसरा शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकेम ए सब्सिडरी। चौथा क्या हो गया? अगर अमेलगमेशन का स्कीम जो ट्राइब्यूनल ने अप्रूव किया उसमें अगर आप शेयर होल्ड करते हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सेक्शन नंबर 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, वी आर वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। Section number 20, service of document. You will be very happy once you finish this in one go. And for all the upcoming revision, I'll tell you, your happiness only lies in finishing it in one go. जहां पे दिमाग बंद हो जाता है वहां मेहनत शुरू होती है। जहां तक दिमाग तुमको कंफर्टेबली चीजें सुनने दे रहा था, वहां तक तो हर बच्चा सुन के जाता है। पर जहां दिमाग बंद हो जाता है, रेजिस्ट करता है कि नहीं 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 मैं नहीं सुन सकता, और वहां पे जब तुम पढ़ाई करते हो तब तुम्हारा दिमाग भी शार्प होता है और तुम्हारी मेहनत भी बढ़ती है। दोस्तों सेक्शन नंबर 20, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, वेरी सिंपल। सर कंपनी मेंबर्स को और आरओसी को डॉक्यूमेंट कैसे देगा, और कंपनी को तुम लोग कैसे डॉक्यूमेंट दोगे? सर कंपनी को अगर तुम लोग कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो, कहां भेजोगे? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में। सर कैसे भेजोगे? नॉर्मल पोस्ट नहीं चलेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और इलेक्ट्रॉनिक मोड और पर्सनल डिलीवरी। खुद आके भी तुम आरओ पे डिलीवर कर सकते हो। 5 मोड क्या बोला सर मैंने? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, पर्सनली डिलीवर, हैंड डिलीवरी और लास्ट में ई मोड। ई मोड मतलब ईमेल वगैरह कर सकते हो। पर कंपनी अगर मेंबर को भेज रही है या आरओसी को भेज रही है तो ये सारे मोड तो है, लेकिन साथ में क्या ऐड हो जाएगा? पोस्ट, मतलब ऑर्डिनरी पोस्ट भी कंपनी आपको कर सकती है। सर कंपनी आपको, आप कंपनी को कहां भेजोगे? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में। और कंपनी आपको कहां भेजेगा? सर ऑफिस और एड्रेस, जो भी आपका ऑफिस है या जो भी आपका एड्रेस है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। हेलो सर, अगर तुम समझो, अगर मान लो हम सबके शेयर्स जो है वो डीमैट अकाउंट में, तो डीमैट अकाउंट में अगर है तो फिजिकल डिलीवरी की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, मैं कंपनी हूं, तुम लोग क्या हो? मेंबर्स। कंपनी तुमको जब नोटिस भेज रही है, कौन से मोड है? 6 मोड है, पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। ये सर क्या तुम लोग कोई स्पेसिफिक मोड ऑफ डिलीवरी मांग सकते हो? हाँ सर, तुम लोग स्पेसिफिक मोड ऑफ डिलीवरी रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर तुमको फीस देना पड़ेगा। कितना फीस? जो हमारे एजीएम में डिसाइड हुआ होगा। और अगर तुमने मेरे को बोला कि सर मेरे को रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं, मेरे को कुरियर ही चाहिए, और तुमने पैसे जमा कर दिए, तो कंपनी तुमको कुरियर ही भेजेगा। अगर कंपनी ने तुमको कुरियर नहीं भेजा, इट विल बी डीम्ड टू बी इम्प्रॉपर नोटिस, मतलब तुमको मैंने ढंग से नोटिस नहीं दिया हुआ है। पर तुम क्या सिलेक्ट कर सकते हो सर? मोड ऑफ डिलीवरी। तुम ये बोल सकते हो रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं चलेगा, कुरियर चलेगा, पर तुम अपना एड्रेस नहीं चेंज करवा सकते। नोटिस कहां जाएगा? तुम्हारे रजिस्टर्ड एड्रेस में जाएगा। तेरे को अगर नोटिस कहीं और मंगवाना है तो अगली बार तू अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज कर देना, पर हम तुमसे एड्रेस चेंज करने नहीं अलाउ करेंगे। याद करो एक क्वेश्चन था कानपुर वाला, जहां एक कानपुर का बंदा इंडिया के बाहर चला गया, क्या वो पैसा देके एड्रेस चेंज करवा सकता था? नहीं करवा सकता था। वो क्वेश्चन इतना ज्यादा क्लियर नहीं था, पर अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों मेरे को बताओ, ये जितने भी मोड है ना, इन सब में प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना चाहिए। खास करके जब तुम कंपनी को भेज रहे हो तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। सर हेलो, एक चीज जो अब तुम्हारे लिए बहुत बेसिक है, अगर तुम कभी भी कोई भी चीज को पोस्ट से भेजते हो, पोस्ट से, उसको डीम्ड सर्व्ड कब माना जाएगा? अगर वो नोटिस ऑफ द मीटिंग है। क्या है? नोटिस ऑफ द मीटिंग। तो जिस दिन आपने पोस्ट किया उसके 48 आवर्स के अंदर इट विल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड। अगर उसके अलावा कोई और चीज है, नोटिस ऑफ द मीटिंग नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट है, इट विल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। मतलब सर मैंने पूछा भैया पुणे में हूं मैं, दिल्ली कितने समय में पहुंचा दोगे? बोले भैया 4-5 दिन में पहुंच जाता है, तो हम 5 दिन में डिलीवर्ड मान लेंगे। पर इस केस में तो सर 7 दिन लग गया, घंटा, हम 5 दिन में डिलीवर्ड मान लेंगे। इट विल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई?
सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर देखो क्या कहता है सर, डॉक्यूमेंट्स जब भी आप मेंबर को भेजते हो आपको एक एक करके फिजिकली भेजना पड़ेगा, पर हमने बोला कि कुछ निधि कंपनी के लिए एक एक्सेप्शन बनाया। किसके लिए बोलो? निधि कंपनी। सर निधि कंपनी क्यों बनती है पता है? टू प्रमोट सेविंग्स। अब तुम समझो मेंबर्स को हर किसी को नोटिस भेजने में तुम इतना सारा खर्चा नहीं कर सकते, तो सेविंग प्रमोट करने के लिए हमने क्या बोला, निधि कंपनी तू ना सिर्फ बड़े बड़े मेंबर्स को नोटिस भेजना, जो छोटे छोटे मेंबर्स है ना, कौन है वो मैं बताऊंगा, पर छोटे मेंबर्स को ना इंडिविजुअल नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। इनके लिए दो काम करना, एक तो न्यूज़पेपर में ऐड डाल देना और दूसरा हमारे नोटिस बोर्ड में लिख देना। क्या करना? एक न्यूज़पेपर में ऐड और नोटिस बोर्ड में। समझो सर तुम सारे लोग बड़े लोग, तो बड़े लोग को इंडिविजुअल नोटिस जाएगा, लेकिन तुम अगर छोटे लोग हो, छोटे मेंबर्स हो, छोटे मेंबर्स मतलब क्या सर, तुम्हारे पास 1000 रुपए के फेस वैल्यू का भी शेयर्स नहीं है, या तुम्हारे पास जो शेयर है वो 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से भी कम है, मतलब तुम्हारे पास जो शेयर है ना तो उसकी फेस वैल्यू 1000 है, ना ही वो पेड अप शेयर कैपिटल का 1% है, मतलब दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो भैया तुम लोग छोटे शेयर होल्डर हो, तुमको इंडिविजुअल नोटिस नहीं जाएंगे। तुम लोगों के लिए क्या करूंगा, एक न्यूज़पेपर में ऐड दे दूंगा और दूसरा नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले करके रख दूंगा। सर छोटे शेयर होल्डर क्या है याद रख लो, तुम्हारा 1000 रुपए का फेस वैल्यू भी नहीं है या तुम्हारा 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल भी नहीं है, बट सर दोनों में से कुछ भी है, दोनों में से अगर कुछ भी है तो तुम क्या माने जाओगे, बड़े शेयर होल्डर, और तुमको इंडिविजुअल नोटिस आएगा। नहीं तो तुम्हारे लिए एक पब्लिक नोटिस दे देंगे न्यूज़पेपर में और नोटिस बोर्ड में चिपका देंगे। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 21 ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। सर डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना। सर डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी साइंड बाय की मैनेजरल पर्सन और एन ऑफिसर और एम्प्लॉय जिसको भी ऑथराइज किया। सर सिर्फ बड़े लोग को साइन नहीं करने दिया, हमने बोला ऑफिसर भी साइन कर सकता है, एम्प्लॉय भी साइन कर सकता है जिसको हमने बोर्ड के थ्रू ऑथराइज किया। क्या तुमको सुनाई दे रही है मेरी बात? क्या तुमको मेरी बात सुनाई दे रही है? उसके बाद दोस्तों सेक्शन नंबर 22, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अदर डॉक्यूमेंट? देखो दोस्तों इस सेक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड करो। पहला हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट वगैरह, दूसरा हो गया डीड्स जैसे कि पार्टनरशिप डीड। देखो दोस्तों बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ना कौन ऑथराइज कर सकते हैं? सर कोई भी ऑथराइज कर सकता है जिसके पास इंप्लाइड या एक्सप्रेस अथॉरिटी हो। इंप्लाइड अथॉरिटी भी होगा तो चलेगा, मतलब इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब क्या, पिछले 10 साल से यही ऑथराइज कर रहे हैं तो यही ऑथराइज करेगा, पर ऐसा डीड्स में नहीं है। डीड में सर सिर्फ वही साइन कर सकता है जिसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी हो। एक्सप्रेस अथॉरिटी कैसे होगा सर? आप कंपनी के कॉमन सील में इशू करके उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी दोगे, अगर उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी है तो ही वो साइन करेगा। डीड में अगर इंप्लाइड अथॉरिटी है ना तो वो काम नहीं करेगा। एक पराग कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन था जहां पे एक बिल्डर, फिरोज भाई करके एक बिल्डर था, आप उस बिल्डर के साथ पार्टनरशिप डीड में एंटर करे, लेकिन उसमें डीड को साइन किसने किया कंपनी के बिहाफ में? कंपनी का फाउंडर किया, पर फाउंडर के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं थी, इंप्लाइड अथॉरिटी थी। हमने बोला इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं चलेगा, डीड के लिए क्या जरूरी है? एक्सप्रेस अथॉरिटी। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज होता तो इंप्लाइड अथॉरिटी भी चल जाता, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर इंप्लाइड अथॉरिटी मना कर दिया तो नुकसान सामने वाले का होता है। हमने बोला नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों अथॉरिटी चल जाएगा, लेकिन डीड्स में इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं चलेगा, एक्सप्रेस अथॉरिटी होना चाहिए। वो पराग कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन समझोगे तो क्लियरली आएगा। लेकिन इधर देखो सर क्या कहते हैं, पहला अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह की हम बात करें, अगर हम किसकी बात करें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके नीचे एक लाइन मार लेना, इसके नीचे एक लाइन मार लेना। सर अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड, एक्सेप्टेड और ड्रॉन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इफ इट इज मेड बाय एनी पर्सन हु हैज अथॉरिटी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। अगर किसी के पास इंप्लाइड या एक्सप्रेस अथॉरिटी है तो कंपनी के बिहाफ में साइन किया है ऐसा मान लिया जाएगा। पर दोस्तों व्हाट अबाउट अदर फॉर्मल डीड्स? सर अ कंपनी में, सुनना क्या कहता है, अ कंपनी में बाय राइटिंग अंडर इट्स कॉमन सील इफ ऑथराइज एनी पर्सन एज इट्स अटॉर्नी टू एग्जीक्यूट एनी डीड, तो कंपनी क्या करेगा, कॉमन सील में किसी को ऑथराइज करेगा। पर सर अगर कॉमन सील नहीं है तो दो डायरेक्टर साइन करते हैं। सर दो डायरेक्टर जिसमें से और एक डायरेक्टर और एक सीएस साइन करते हैं। सर अगर सीएस है तो कौन साइन करेगा? एक डायरेक्टर एक सीएस। सीएस नहीं है तो कौन साइन करेगा? दो डायरेक्टर। सर अगर एक सीएस है, मान लो एक सीएस है, एक डायरेक्टर है, एक दूसरा डायरेक्टर, तीन लोग हैं, किसको साइन करने मिलेगा? ये दो डायरेक्टर कि एक डायरेक्टर और सीएस? सर एक डायरेक्टर और सीएस। अगर सीएस है तो सीएस मैंडेटरी साइन करेगा, सीएस नहीं तो दो डायरेक्टर। तो या तो आप कॉमन सील में लिख के ऑथराइज कर देना, या फिर आप क्या करना, दो डायरेक्टर या एक डायरेक्टर एक सीएस से ऑथराइज कर देना। अब दोस्तों डीड्स व्हिच इज साइंड बाय द अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी शैल बाइंड द कंपनी। मतलब अगर किसी को आपने वैलिड अथॉरिटी दी है, मतलब इंप्लाइड नहीं एक्सप्रेस अथॉरिटी है, तो ही वो वैलिड होगा, वरना वो वैलिड नहीं होगा। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो यस और नो।
यस सर, ये क्या हो गया राजा, ये पूरा पूरा प्रोविजन हो गया। अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन बैंक कराऊं, पर मैं आज चाहता हूं सर, अगर आप लोग अपना थोड़ा सा लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हो, दिस इज योर अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू तुम राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। राइटिंग प्रैक्टिस में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो तुम्हारे कंफर्ट जोन के थोड़ा सा बाहर है, ताकि तुमको उसको लिखने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आए। पर सर अभी हम कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रेपरेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा, चाहे तुम मेरे क्लास के स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, चाहे तुमने पहले डीपीक्यू लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा जो तुम लोग अपना होमवर्क लिख करके आओगे। सर एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर तुमको नहीं मिलेगा तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि सर ये बड़ा ताजा ताजा क्वेश्चन है। प्लीज अपने क्वेश्चन 34 को होमवर्क लिख के आना। प्लीज अपने 34 को डीपीक्यू लिख के आना। व्हाट इज डीपीक्यू? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, आप क्लास के साथ इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि मैं 2.5 घंटा क्लास में तुमको समरी नोट्स पढ़ा दूं और क्वेश्चन बैंक करा दूं, इसमें तुम्हारा फायदा नहीं है। तुम्हारा फायदा कहां है? कॉन्सेप्ट पूरा मैंने कराया, एग्जाम्पल पूरा मैंने दिया, क्वेश्चंस के सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए, और जितना मैंने आज इनकॉर्पोरेशन का जितना कवरेज किया है ना आज तक के मेरे किसी रिविजन वीडियो में नहीं मिलेगा आपको। तो रैपिड रिविजन ये वाला जो है, आप इसको यूं समझ लो, दिस इज नॉट इवन 99.9, इट इज 100% कवरेज रिविजन। आपको फिर भी स्क्रिबल रिविजन में 2 लाइन कम मिलेंगे, क्योंकि हम लिख रहे हैं ना, ऑफ कोर्स, तो नेचुरली 2 बातें छूट जाएगी, क्योंकि वहां मैं अपने दिमाग से याद करके पढ़ा रहा हूं, मैं बिना बुक देके पढ़ा रहा हूं, यहां मैं बुक सामने रख के पढ़ा रहा हूं। तो ये 100% रिविजन है। बट आप सिर्फ तभी इसको जस्टिस करेंगे अगर आप इसके साथ क्वेश्चन बैंक खुद से करेंगे। मैं कराने को करा दूंगा, पर मेरे कराने से तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला है। जब तक तुम अपनी किताब लेकर के नहीं बैठोगे तब तक आपका फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज कमेंट में जरा अपना फीडबैक देके जाना। सर आप लोग स्पीड या स्लो से ज्यादा आप ये बताना कवरेज कैसा रहा, आपको कुछ समझ में आया क्या, कुछ फायदा हुआ क्या? तो 2 मिनट निकाल के प्लीज कमेंट में जरूर लिख के जाना। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज ऑनेस्टली it takes a lot of effort to aggressively stand up and keep saying repeatedly, बिना pause लिए aggressively. What is the motivation for this thing, sir? Your appreciation is my motivation. तो अगर genuinely आपको किसी भी लेवल पे हेल्प हो रहा है, यहां तक वीडियो देखे हो, आगे चल के हर वीडियो देखोगे, तो प्लीज उस पर जरूर मेरे को कमेंट में अलग से टाइम निकाल के लिख के जाना कि सर ये वीडियो से आपको कैसे अलग से हेल्प हुआ। आई कीप रीडिंग दोस कमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस एंड दैट इज समथिंग दैट मेक्स माई डे। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, कल के सेशन में। Until then, take care, study well, keep going. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye वाले बच्चों, bye. Bye guys, have a good day. Bye bye, bye bye, bye bye.